नहीं, लाइव होने से पहले एक बार ठीक करेगा। जी जी हाँ, वही कर रहे हैं। इसको छोड़ दो अभी। मुझे स्पष्ट है आवाज। जोर से बोलिए। हेलो सर, जरा बोलिए तो इसमें जोर से बोलिए तो। इको आ रहा 3 बार। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, सब लोगों ने हेडफोन लगाए, स्पीकर तो ऑन नहीं कर रखे। स्पीकर मैंने हेडफोन नहीं लगाया। स्पीकर ऑन करने से ही वो होता है। हेडफोन लगाइए सर। स्पीकर वो स्पीकर मत ऑन करके हेडफोन लगाइए। हेडफोन का यूज करिए। लेकिन आवाज तो आपकी भी आ रही है। बिना बताए क्यों किया लाइव? आपको बताया तो लाइव। हाँ सर, हम लाइव है अभी। बट वो आ रही है भाई साहब अभी। जी जी इन सारे ग्रुप्स में करते जाइए। हेलो हाँ, नमस्कार सर। हेलो नमस्कार सर। सभी हमारे विद्वान शिक्षाविदों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टीचर्स द लाइव शो का पहला एपिसोड। जी, आवाज साफ है सर बबुड़ा जी? अब तो इको नहीं है? आवाज नहीं आ रही अब। आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही सर, आपकी आवाज आ रही है। हेमंत सर, आपकी आवाज आ रही है? आ रही, बस क्लियर हो गया। हाँ, मेरी भी आ रही है। जी जोशी जी, आपकी आवाज सर? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जोशी सर, आपकी आवाज बिल्कुल अच्छी। जी जी ठीक है। तो सभी साथियों को नमस्कार। आज से हमारा शो द टीचर शो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि कोरोना काल में पिछले लगभग 90 दिनों से हम सब अस्त व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी मस्त हैं। तो ये सब जिजीविसा, ये सब साहस, लेकिन भट्ट जी, एक चीज है, आज ये अस्त व्यस्तता में आज एक बहुत प्रतिभावान कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने अपना सुसाइड किया दिन में, और सब पूरा देश स्तब्ध है। तो हम सबकी श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम के माध्यम से। हाँ, आज के कार्यक्रम के अंत में हम कुछ सेकंड का मौन रखेंगे उनके लिए, सुशांत राजपूत जी के लिए। कल हमारे हीरा सिंह राणा जी भी गए हैं सर। अरे अच्छा। तो वो भी एक बहुत बड़ी क्षति है, खासकर उत्तराखंड की बात करें। जी तो मैं स्पीकर सर किसी का ऑन है तो प्लीज बंद कर दें, आवाज इको हो रही है उससे। आवाज रिपीट हो रही है अगर स्पीकर किसी का ऑन हो, किसी के लैपटॉप में या मोबाइल में। जी, आज के कार्यक्रम का अंत में हम कुछ सेकंड का मौन रखेंगे उनके लिए, सुशांत राजपूत जी के लिए। कल हमारे हीरा सिंह राणा जी भी गए। तो मैं द टीचर शो के बारे में बात कर रहा था। इस वातावरण में भी हमने हौसला बना के रखा है, और उत्तराखंड में तो खासकर मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे शिक्षकों ने बढ़ चढ़ के कोरोना कार्यों में मदद की है। और हर जगह, चाहे वो ऑफिशियली हो या अनऑफिशियली हो, शिक्षक जो है लगातार अपने सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, चाहे आर्थिक सहायता का मामला हो या फिर वजन बांटने का मामला हो। तो इस कार्यक्रम को हमने सिर्फ इसीलिए आयोजित किया है कि बहुत सारे हमारे शिक्षक जो है वो शिक्षण कार्य के अलावा भी लगातार बहुत बढ़ चढ़कर सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में हैं। और इस कार्यक्रम का मकसद है समाज को ये बताना कि शिक्षक क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। तो ये असाधारण शिक्षकों का शो है जो आप देख रहे हैं, और इसमें मेरे साथ मेरे को होस्ट आपके सामने है। मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूंगा।
श्री मुकेश बहुगुणा जी उर्फ मिर्ची बाबा साहब। बहुगुणा साहब नमस्कार। हेलो हेलो, हाँ बहुगुणा जी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज चली गई। हेलो 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 हेलो, उनका लिंक जो है वो टूट गया है शायद। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही सर? तो उसमें होने क्या जी देख भट्ट रहा जी, ना क्या यहाँ तो आ रही है आवाज आ आवाज। रही? हाँ ठीक है सर, बीच में मेरे पास आवाज चली। तो बहुगुणा जी आपका परिचय मैं आपका तारुफ करा रहा था हमारे साथियों से। मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी इस वक्त अभी स्क्रीन से चले गए हैं। बहुगुणा जी जब तक आए तब तक मैं आपका परिचय करा रहा हूँ हमारे आज के दूसरे विशेषज्ञ, जो कि शिक्षा और संस्कृति में बहुत लंबा जिनका अनुभव है और देश विदेश के हजारों लाखों शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ जिन्होंने काम किया है, श्री गिरीश चंद्र जोशी जी दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। जोशी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो जोशी सर हमारे साथ लगातार इस शो में बने रहेंगे और अपने टिप्पणियों से, अपने सवालों से हम सबका उत्साहवर्धन करेंगे और हौसला बढ़ाएंगे। और कुछ ऐसी टेक्निकल बातें जो शायद हम न पूछ पाए तो जोशी सर से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो आमंत्रित विशिष्ट वक्ता हैं उनसे वो अवश्य सवाल करें। और हमारे साथ आज के जो प्रमुख वक्ता हैं, प्रमुख वार्ताकार हैं, आदरणीय श्री हेमंत बिष्ट जी लाइव हैं। बिष्ट सर को मैं हम सब की ओर से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार भट्ट जी नमस्कार। तो बिष्ट जी का परिचय देना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतना विस्तृत, इतना विशाल आपका कार्यक्षेत्र रहा है कि उसको कुछ शब्दों में समेट पाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं पूरा परिचय उनका दूंगा तो लगभग 1 घंटा उसी में लग जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत विस्तृत परिचय में नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि हेमंत सर जो है विज्ञान के प्रवक्ता रहे हैं, जीव विज्ञान के प्रवक्ता रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल से, और नैनीताल में इस वक्त रहते हैं। ये तो उनका प्रोफेशनल व्यावसायिक परिचय है, लेकिन इसके अलावा उनके पास बहुत सारी खूबियां हैं, उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमारे को-होस्ट मुकेश बहुगुणा जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ वो तो मैं नेटवर्क थोड़ा बहुगुणा जी को नमस्कार करते हुए ये पढ़ा। अपने सभी लोगों से परिचय कराना चाहूंगा। बहुगुणा जी हमारे मिर्ची बाबा के रूप में विख्यात हैं, पूरे उत्तराखंड में जो जाने जाते हैं, और अपनी तीखी टिप्पणियों और अच्छे व्यंग्य लेखन के लिए आप बहुत लोकप्रिय हैं, खासकर सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ। तो मैं हेमंत सर का परिचय दे रहा था सभी शिक्षक साथियों को। इस बीच में देख रहा हूँ कि भारी संख्या में शिक्षक इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, तमाम सारे फेसबुक लाइव्स के माध्यम से, स्ट्रीमिंग से। हम सबकी वॉल में जो भी साथी देख रहे हो, हम में से किसी की भी वॉल में वो देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर दी गई है हम सारे लोगों की, चारों लोगों की वॉल में। इसके अलावा शिक्षक ग्रुप्स में बहुत सारे ये लाइव चल रहा है कार्यक्रम। तो मैं हेमंत सर का परिचय बता रहा था आप सब साथियों को। तो हेमंत सर सभी जीव शिक्षक विज्ञान के मित्रों को साथ साथ नमस्कार। जीवन में जो बहुत सारे और जी आप सबकी ओर से सर नमस्कार सबको। तो हेमंत सर बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे विज्ञान शिक्षक हैं, बहुत अच्छे रेफरी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, वार्ताकार हैं, आपको बोलना आसपास और रहेगी। बहुत सारी खूबियां हैं जिनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि हेमंत सर जो है खुद अपनी उसके बारे में बताएं हमारे सभी सुनने वालों को। तो सर आपका स्वागत है, और इसी के साथ मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में लाइव। हेमंत सर। धन्यवाद भट्ट जी, धन्यवाद बहुगुणा जी और आदरणीय श्री जोशी सर। आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं, और अपने जितने भी दर्शक आज हमसे जुड़े हैं, आपसे मुखातिब होना ये मेरा सौभाग्य है। भट्ट जी ने आदेश दिया है कि मैं पहले अपना संक्षिप्त परिचय आपको दूं। मैं शिक्षक रहा हूं, एक सुदीर्घ अवधि तक मैंने राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षण कार्य किया है, और मेरा जन्म यहीं खुरपाताल नैनीताल में हुआ। 7 मेरी बड़ी बहनें हैं, 8वीं संतान में हूँ। तो बचपन से ही मेरे पिताजी एक अच्छे खिलाड़ी रहे, एक अच्छे भजन गायक रहे,
और उस जमाने के वो हाई स्कूल पास थे। मेरी माता जी हालांकि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ने का रुझान था, और हमारे जो स्थानीय जितने भी जो संस्कृति कर्म है उसमें वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, चाहे वो स्वांग हो, चाहे वो विवाह की रत्याली हो। मेरी बड़ी बहन है हंसा बिष्ट, जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका है। बस मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं एक शिक्षक के रूप में हमेशा अपने बच्चों के बीच रहा हूँ, और शिक्षक होने के साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत संस्कृति कर्म किया है, थोड़ा साहित्य की ओर मेरी अभिरुचि रही है। बस यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। भट्ट जी। अभी हमारे स्क्रीन पर हमारे CCRT के पूर्व निदेशक महोदय हैं, हमारे स्क्रीन पर श्री बहुगुणा जी उपस्थित हैं, और भट्ट जी अब फिर से हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए भट्ट जी, बात करें। जी सर, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। इससे पहले कि मैं बाकी विषयों पर जाऊं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा सर, क्योंकि आप विज्ञान जैसे कठिन विषय जिसे माना जाता है, हालांकि हर विषय कठिन है अपने आप में, लेकिन हमारा एक परंपरा है कि विज्ञान को थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। उस पर कभी चर्चा करेंगे किसी शो में। तो विज्ञान में अपने सांस्कृतिक तत्वों का समावेश किया, खासकर मैंने आपका कई बार आपके बारे में जाना है कि आपने उसमें नाटक के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से अब से कई साल पहले जो है विज्ञान को इन विधाओं से जोड़ा और आसान बनाया बच्चों के लिए, लोकप्रिय बनाया बच्चों के लिए। और ये बात मैं चाहूंगा कि सारे शिक्षक समाज तक पहुंचे कि वो विज्ञान, खासकर बायोलॉजी की हम बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो कैसे इन विषयों में आपने कैसे कर लेते हैं आप सर? जरा ये हमारे शिक्षक जी भट्ट जी, आदरणीय गिरीश जोशी जी हमारे बीच बैठे हैं सर, उनके सम्मुख ये मुंह खोलना थोड़ा साहस अनुभव हो रहा है। बहुगुणा सर आप हैं, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा सर, शिक्षक होना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, और पहली बचपन से इच्छा थी कि मैं शिक्षक बनूं, लेकिन मेरे कहीं न कहीं संस्कृति के प्रति अनुराग रहा, साहित्य के प्रति अनुराग रहा। तो ये क्योंकि जब किसी भी बच्चे को, किसी भी शिक्षक को जिस विषय के प्रति अभिरुचि होती है, तो उस विषय के माध्यम से, जैसे अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हमें अगर प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छे लगते हैं और किसी शहर या किसी गंतव्य में जाने में हमें प्राकृतिक दृश्यों से होकर के गुजरना होता है, तो हमें थकान नहीं लगती, हमें आसान लगता है, थकान नहीं लगती, और अपने गंतव्य पर हम पहुंचते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को जो विषय रुचिकर लगे, यदि हम गूढ़ से गूढ़, कठिन से कठिन विषयों की ओर भी उस रुचिकर विषय के माध्यम से होते हुए जाएं, तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है और अजनबीपन महसूस नहीं होता है। तो ये मेरी आदत रही, ये मेरा एक पढ़ाने का तरीका रहा कि मैं विज्ञान को अपने संस्कृति, अपने नाटक और अपने साहित्य के साथ जोड़ता हुआ अगर कभी बढ़ा, तो मुझे लगता है कि बच्चे को मैं रुचिकर रूप से विज्ञान के दरवाजे तक पहुंचा देता हूं, और उसके बाद बच्चा बिल्कुल फैमिलियर होकर के खुद प्रयास करता है। ये मेरी इच्छा भी रही है, और कुछ हद तक मैं इसमें सफल भी रहा। जी। लेकिन हेलो बिश जी। जी बोलिए सर। प्रारंभ में आपकी अभिरुचि बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से स्कूल के जो आपके अध्यापक होंगे, शिक्षक होंगे, उनकी बहुत भूमिका रही होगी कि उन्होंने आपको विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि कोई भी किसी भी फील्ड में एक्सेल करता है या उत्कृष्टता प्राप्त करता है, तो वो शिक्षक का ही हाथ उसके पीछे होता है। शिक्षक की प्रेरणा, अभिप्रेरणा जो होती है, वो बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। बिल्कुल सर, ये अनेक ऐसे शिक्षक मेरे जीवन में आए सर, जिन्होंने विज्ञान के प्रति भी अभिरुचि पैदा की और हमारे साहित्य और हमारे संस्कृति कर्म के प्रति भी अभिरुचि पैदा की। तो हमारे जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे, तो एक ये मान्यता होती थी कि कोई बच्चा, चाहे वो संस्कृति कर्म में, चाहे साहित्य में कितना ही अच्छा क्यों ना हो,
अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो उसे विज्ञान ही लेना होता था। तो ये मेरा हाँ, सौभाग्य है कि ऐसे टीचर भी मुझे मिले कि जिन्होंने विज्ञान के साथ साथ मुझे साहित्य की ओर भी अभिप्रेरित किया। ये बात तो अभी भी सत्य है कि जो जी पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको विज्ञान और गणित ही लेना पड़ता है। जी जी जी, ये हमारे ये माँ बाप का अभिभावक दबाव भी, होता है सर। हमारे शिक्षकों का भी मानना है। हाँ, शिक्षकों को मानना है। बहुत कम केसेस आपको ऐसे नजर आएंगे तो चर्चा जिसमें तो बच्चा अच्छा हो और वो संगीत की तरफ जाना चाहे या नृत्य की तरफ जाना चाहे या कलाओं की तरफ जाना चाहे, तो उसको बड़ा अटपटा सा लगता है पूरी फैमिली को, रिश्तेदारों को, कि ये इतना अच्छा कर रहा है तो इसको डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। जी बिल्कुल। और अब तो बिल्कुल सही। भगवान जी कुछ हमें कहना चाह रहे चेताने के लिए थ्री इडियट्स जैसी पिक्चरें भी आ गई हैं और आजकल बिल्कुल लगातार बिल्कुल। प्रयास हो रहे हैं कि हाँ, अभिरुचि के हिसाब से बच्चे को कैरियर चुनने की अनुमति दी जाए। और ये होनी अच्छी चाहिए। बात भी है, लेकिन उस जमाने में इतना नहीं था। जी नहीं था, भट्ट नहीं जी। था। हैं। भगवान सर बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। भगवान सर कुछ कह रहे हैं आप? क्लियर तो है ना? हाँ, है, जी भगुणा जी, पहली बार सर आपकी आवाज सुना मैं। हैं? आप क्या कर रहे हो? है इसमें वो होना वो होस्ट काम का बच्चे सब चल रहा है। सर किसी का माइक अगर ऑन हो तो प्लीज बंद कर दीजिएगा, साउंड इको हो रहा है। साउंड स्पीकर अगर ऑन हो तो। भगवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? मैं तो बीसी से पूछ रहा था कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, उद्घोषक भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, अध्यापक भी हैं, कवि भी हैं, लेकिन इनके अलावा आप हेमंत बिष्ट भी हैं। अगर आप ये सब नहीं होते, केवल हेमंत बिष्ट होते, तब आप क्या कह रहे होते? तब आप क्या सोचते? अच्छा सवाल। आपका स्पीकर ऑफ है। मेरे ख्याल हेमंत बिष्ट का स्पीकर ऑफ। जी अब आवाज आ रही सर? नाउ इट इज ऑन। आ रही सर, आ रही। मैं यहाँ आ रही ना, मैं एक बात बताना चाहूंगा सर। जब शुरुआत में मैं टीचर लग गया था। मैं आपसे छोटा हूं उम्र में, आप सर मत कहिए, मेरा नाम लेके कह सकते हैं आप सीधा। जी ओके जी। जब मैं शुरुआत में मैं जब शिक्षक बना था तो मेरे एक मित्र मेरे घर आए थे, वो पढ़ने में बहुत अच्छे। उन्होंने पिताजी से कहा कि देखिए ये अच्छा है पढ़ने में, अध्ययन भी ठीक ठाक कर लेता है, देखिए टीचर का टीचर रहेगा और ये अदरवाइज कोई कंपटीशन देता कहीं निकल जाता। तो मेरे पिताजी ने उनसे बात कही थी, देखिए आदमी की अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। वो एक अच्छा टीचर भी बन सकता है, एक अच्छा जिलाधिकारी बन सकता है, सिपाही बन सकता है, लेकिन उसको अपनी आइडेंटिटी एक इंसान के रूप में भी बनानी होगी। वो इंसान बेहतर होगा तो हर चीज अच्छा होगा। और अगर वो टीचर है तो द बेस्ट टीचर बन के दिखाए, सिपाही है तो द बेस्ट सिपाही बन के दिखाए। तो वो बात मेरे जहन में है कि सब कुछ को अच्छा 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 करने के साथ साथ वो हेमंत बिष्ट भी रहे और एक बेहतर इंसान भी रहे। धन्यवाद सर। इस बीच हमारे बीच बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, जिनमें पंकज पांडे जी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा प्रयास है। मनोज कश्यप जी इसकी सराहना कर रहे हैं और हरजीत बाबर जी, हर्षवर्धन वर्मा जी ने हेमंत दा को प्रणाम भेजा है। अश्विनी पाटिल किच्चा रुद्रपुर से सभी को नमस्कार कर रहे हैं। जिग्नेश पटेल गुजरात से है लाइव और वो जोशी सर को और बाकी साथियों को प्रणाम भेज रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो अन्य साथी टिप्पणियां इसमें कर रहे हैं, संतोष बहुखंडी कह रहे हैं कि शो के माध्यम से सभी शिक्षक लाभान्वित होंगे। डॉक्टर शैलेंद्र मैथानी जी हम सबको अभिवादन कर रहे हैं और विजय द्विवेदी जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। बिजी ने जो कहा अश्विनी जी जी नहीं कर। तो सभी साथियों की टिप्पणियां हम चाह रहे हैं कि इसमें आते रहें बीच बीच में। आप देख रहे हैं लाइव। सॉरी। तो मैं हेमंत सर से आवाज आ रही है मेरी आपके पास बातचीत की कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। जी जी आ रही सबकी आवाज आ रही। तो हमारे बीच रोशन बलूनी जी और ये मिथिलेश कुमार कुबारवी जी, मीना पलियाल जी, मुकेश मेहरा जी, रूपा बेस जी, सभी हेमंत सर को और बाकी सभी लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। तो हम चर्चा इन पर करते रहेंगे आने वाले समय में।
सर हेमंत सर, मैं आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है रिले में कुछ प्रॉब्लम आपने है, आपके विज्ञान आगे को आवाज नहीं लेके आ रही। नेचर हेल्थ नाम से एक सीरीज लिखी थी आपसे करीब 25-30 साल पहले शायद, उस पर थोड़ा सा अपने अनुभव हम सबसे शेयर कीजिएगा। जी, मैं अक्सर विज्ञान के छोटे-छोटे सिद्धांतों पे कुछ हास्य कविताएँ या फिर कुछ विज्ञान गल्प इस तरह का लिख करके बच्चों को उसमें शामिल करता रहा हूँ। वो हुआ क्या था कि मुझे लगातार 2 थ्योरी के एक ही क्लास में और 2 प्रैक्टिकल के पीरियड मिले थे। तो 4 पीरियडों तक कभी-कभी बच्चा ऊबने लगता था, तो मैं 2 थ्योरी फिर प्रैक्टिकल कराने के बाद उनको शामिल करता था इस तरह के विषयों में, ताकि वो ऊबे नहीं। तो बहुत सारी रचनाएँ इस तरह से बन गई। मैं अपनी पहली रचना आपको बताना चाहूँगा साइंस से रिलेटेड। जब हम बीएड कर रहे थे, तो मेरे एक मित्र थे अशोक भाई साहब। तो अशोक भाई साहब और मैं कुछ मिल-जुल करके इस तरह की कविताएँ किया करते थे और फिर जब मैं बाद में टीचर हो गया, थोड़ा प्रौढ़ हो गया, तो उस कविता को मैंने और ज़्यादा एडवांस कर लिया। तो मैं अशोक जी को भी कहीं क्रेडिट देता हूँ, अपने भाई साहब को, अशोक शाह जी को। और उस कविता को देखिए, विज्ञान के सिद्धांतों को थोड़ा-थोड़ा विभिन्न विषय के सिद्धांतों को मैंने उस कविता में समाहित किया है। अगर आपको अच्छी लगे मेरे सारे शिक्षक साथी, तो अशोक जी को भी मैं चाहूँगा वो सुनें, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में इसको मिल-जुल के लिखा। देखिए, अलग-अलग विषयों की क्या विशेषता होती है भट्ट जी, बहुगुणा जी, सर, तो वो अलग-अलग विषयों को मैंने एक साथ, ताकि बच्चे को उसमें रुचि भी पैदा हो जाए, मैंने लिखा है। अगर भट्ट जी इजाज़त हो तो मैं सुनाऊँ आप लोगों को? बिल्कुल, सुनाइए, सुनाइए। जी, स्वागत है सर, जी, स्वागत है। जी, कि प्रवक्ता साहब सीधे-साधे कॉलेज में फिज़िक्स पढ़ाते हैं। अपनी हर बात को विज्ञान के सिद्धांतों के तर्कों के सहारे आगे बढ़ाते हैं कि एक बार प्रवक्ता जी की पत्नी और पड़ोसी महिला में युद्ध हो गया। देखने वालों की भीड़ से मार्ग अवरुद्ध हो गया, कि देखने वालों की भीड़ से मार्ग अवरुद्ध हो गया। प्रवक्ता जी की पत्नी, पड़ोसी और राहगीर उन्हें कोस रहे थे और प्रवक्ता जी छज्जे पर खड़े होकर कुछ सोच रहे थे। मैंने कहा, प्रवक्ता देखते नहीं ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, प्रवक्ता देखते नहीं ये क्या हो रहा है? बोले, समान आवेशों में प्रतिकर्षण हो रहा है। बहुत कि बढ़िया, बहुत प्रवक्ता बढ़िया। जी बहुत कि सुंदर, बहुत प्रवक्ता जी सुंदर। नीचे आए, पत्नी को प्यार से चपत लगाई, पत्नी ने तुरंत सैंडल घुमाई, प्यार से घूसा लगाया, पत्नी ने तुरंत बेलन घुमाया। मैंने कहा, प्रवक्ता तुम तो काफी पोलाइट थे, काफी लाइट थे। प्रवक्ता तुम तो काफी पोलाइट थे, बिहेवियर में काफी लाइट थे, ये हैवी हो रही है। पत्नी रोने लगी। मैंने कहा, खुद ही मारती है और खुद ही रो रही है। मैंने कहा, खुद ही मारती है और खुद ही रो रही है। फिर प्रवक्ता बोले कि क्रियाओं के विपरीत प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छी। छोटे-छोटे हैं और इसी में मैं विज्ञान पे कविता, क्योंकि अभी इको हो रहा है, तो मैंने पहले टेस्ट के लिए छोटी सी कविता कही। किसी का माइक संभवतः देखिए, खुला है इको आ रही है। किसी का इको आ रहा है। जी, माइक किसी का खुला हो बोलो तो भट्ट जी। बंद कर दीजिए, इको आ रही बहुत। अभी ठीक जी है। जी, इको आ रही है। हाँ सर, चलिए। अब ठीक हो हाँ, गया। ठीक है सर। जी बोलो। जी 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 बोलो। जी सर, जारी रहिए। हेलो। हाँ, जी सर। हाँ सर, जारी कि रहिए सर। एक थे भले आदमी लड़के के। हाँ सर, जारी जी, आ रहिए। रही है आवाज सर? जी, हेलो। आ रही है। जी, एक थे भले आदमी लड़के कहते थे उनको सर। पता लगाया वो थे केमिस्ट्री के प्रोफेसर। एक औरत बेहद सीधी सादी, विचारों में रूढ़िवादी, माथे पे लगाती थी बिंदी, कॉलेज में पढ़ाती थी हिंदी, उन प्रोफेसर महोदय की पत्नी। ऐसा ही कुछ उनके पड़ोसी कहा करते थे कि उनके साथ उनके 2 रिश्तेदार भी रहा करते थे। बड़ा जीव विज्ञान विषय में बीएससी पढ़ रहा था, छोटा जीव विज्ञान विषय में बीएससी पढ़ रहा था और बड़ा अर्थशास्त्र विषय से शोध कार्य कर रहा था। एक बार चारों ने मिलकर सोचा कि आलू की खूबसूरत सब्जी बनाई जाए और चारों विषयों के संगम की अनुभूति पड़ोसियों को कराई जाए। कि अर्थशास्त्र विषय वाले से आलू मंगाए, मगर आदत से मजबूर केवल 4 आलू लाए।
आलू छीले गए, पतीली में डाले गए, उबाले गए कि तभी अर्थशास्त्र वाले ने देखा कि चारों आलूओं में एक आलू कुछ बड़ा है। कि तभी अर्थशास्त्र वाले ने देखा कि चारों आलूओं में एक आलू कुछ बड़ा है, और जीव विज्ञान वाले ने देखा ये तो निश्चित रूप से सड़ा है, ये तो निश्चित रूप से सड़ा है। वो अपना स्कल्पल उठा लाया और पत्नी से कहा, अर्थशास्त्र वाले ने, कि ये एक आलू बड़ा है, ये सड़ा है। कि तभी पत्नी चिमटे से आलू को निकालने लगी, शालीनता से रोटी सेकने लगी और सड़े आलू को चिमटे से निकाल के फेंकने लगी। अर्थशास्त्र वाला गुर्राया, अरे भाभी ये क्या अनर्थ कर रही हैं आप, इस महंगाई के जमाने में एक सड़ा आलू व्यर्थ कर रही हैं आप, इस महंगाई के जमाने में एक सड़ा आलू व्यर्थ कर रही हैं आप। कि तभी जीव विज्ञान वाला आया, स्कल्पल उठा लाया, जीव विज्ञान वाला आया, स्कल्पल उठा लाया, बोला वो तो हम जैसा बायो वाला आदमी ही इसके सड़े पार्ट को टीज कर सकता है, वरना जानते हो मुझे, आपको और सबको ये सड़ा पार्ट डिजीज कर सकता है। इसी बात में दोनों का युद्ध होने लगा, इसी बात में दोनों का युद्ध होने लगा। कि तभी जीव विज्ञान वाला आया, एक अदरक का टुकड़ा उठा लाया और उसने आलू की सब्जी में डाल दिया। अर्थशास्त्र वाला गुर्राया, अर्थशास्त्र वाला गुर्राया कि आलू में अदरक की जड़ डालकर तूने इस महीने के बजट का गर्क कर दिया, और देख आलू में अदरक डालकर आलू की सब्जी का फर्क कर दिया। अब बारी थी जीव विज्ञान वाले की, आते ही वो गुर्राया, क्या आलू में अदरक डालना मना है? फिर इतना भी नहीं जानते मूर्ख कि अदरक जड़ नहीं तना है। इसी बात में फिर युद्ध हो गया। कि तभी इसी बात में फिर युद्ध हो गया। जीव विज्ञान वाला आया, एक अंजुली अजवाइन उसने फिर आलू की सब्जी में डाल दिया। अब दोनों फिर लड़ने लगे। हिंदी वाली आई, आके मुस्कुराई, सुंदर, अति सुंदर, अब तुम दोनों का लड़ना ही बेकार है। अरे आलू, अदरक और अजवाइन में तो अनुप्रास अलंकार है। वाह 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 वाह। अरे आलू, अदरक और अजवाइन में तो अनुप्रास अलंकार है। फिर वहां पर युद्ध होने लगा। पत्नी फिर शालीनता से रोटी सेंकने लगी, कहने लगी, हाय मैं मर गई, मेरी तो रोटी ही जल गई। जीव विज्ञान वाला आया, बोला घबराओ नहीं, वेरी गुड चांस है, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, रोटी जल गई तो बर्नौल लगा लो, फिर जले हुए पार्ट को हम खुरच कर जर्जरी कर लेंगे और उसके बाद रोटी की सर्जरी कर लेंगे। अब इस बात पर फिर आपस में युद्ध होने लगा। कि तभी पत्नी बोली, हाय न जाने हमसे कौन सी गलती हो गई है। केमिस्ट्री वाला बोला, गलती, ये कौन सी मिस्टेक हो गई है? घबराओ मत, ये जो मिस्टेक हो गया है समझो कि आलू का प्रेसिपिटेट हो गया है। फिर प्रेसिपिटेट ही तो है, सेंट्रीफ्यूज भी कर सकती हो। इफ यू डोंट नो द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आलू की सब्जी तो रिफ्यूज भी कर सकती हो। कि तभी पत्नी ने देखा, केमिस्ट्री वाले ने देखा कि तवे पर रखी रोटी ऑक्सीडाइज हो गई, कढ़ाई पर रखी सब्जी वेपोराइज हो गई। उसने कहा कि अब क्या होता है, क्या होता है? कि तभी फिर युद्ध होने लगा। चारों भूखे ही सो गए। जीव विज्ञान वाले को पोषक तत्वों की कमी के कारण कुछ नहीं दिख रहा था, और अर्थशास्त्र वाला बचत का नया सिद्धांत लिख रहा था कि अगर घर में कलह हो तो भोजन तो बचता ही बचता है। एक कविता का संपादित अंश जिसे मैंने अशोक जी को समर्पित किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि हमारा ये ऑडियो बिल्कुल सही रहा तो बातचीत जारी रहेगी। भट्ट जी, बढ़िया कविता सुनाई आपने, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। तो बिजली ने जोशी जी, इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि सारे अध्यापक को जोड़ लिए। मेरी आवाज भी शायद इको आ रही है। आवाज आ रही है सर? आ रही है आवाज आपकी, थोड़ा इको आ रही है। आवाज आ रही बिल्कुल आ रही, एकदम साफ आ रही। मैंने कहा इन्होंने अच्छा किया कि राजनीति विज्ञान के अध्यापकों को इसमें नहीं जोड़ा, इस कविता में, नहीं तो फिर आपको युद्ध के इतिहास भी लिखने पड़ जाते कविता में। ये आपने बहुत आपने हिंदी, है ना, और कोशिश ये करिएगा कि शिक्षा साहित्य में राजनीति विज्ञान वाले जितने ना जुड़े उतना बेहतर रहेगा। जी जी भगवान जी।
तो हम सर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर आपकी ये कविताएं तो वाकई मतलब अद्भुत हैं, और जितना इनको सुने उतना और अधिक मन करता है सुनते सुंदर हैं। है, सर कुछ गजब कह है, रहे हैं बहुत जोशी जी? अच्छी। मैंने कहा बहुत सुंदर कविताएं, बहुत सरल, सुंदर, जो अच्छी हैं। जी जी धन्यवाद। जोशी सर, स्पीच मैं टिप्पणियां पढ़ रहा हूँ बहुत सारी। पूरे देश के हजारों शिक्षक आपको लगातार नमस्कार कर रहे हैं। बहुत महाराष्ट्र से शुक्रिया। कविता पवार आपको याद कर रही हैं, और सबको जिग्नेश मेरा पटेल कह प्रणाम। रहे हैं कि गुजरात से जिग्नेश पटेल कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय बाद आपको देख करके बहुत अच्छा लगा है। हाँ, जिग्नेश और से काफी मैं लंबे समय लगातार से बात कोशिश नहीं कर रहा हुई। हूँ। सबको मेरा प्रणाम। जी जी, मैं लगातार कोशिश हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके कमेंट्स भी लगातार स्क्रीन में आते रहेंगे, आप लोग देखते पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सबका जिक्र करना यहाँ पर संभव नहीं है। तो मैं भी साथियों का बिल्कुल ठीक। आभारी हूँ। बहुत ज्यादा संख्या में लोग देश भर से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, और आप सबको इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई है सर। तो हेमंत सर, आप आगे अपनी बात जारी रखेंगे प्लीज थोड़ा सर। इको चेक कर लीजिए, इको हिला रही है। जी मैं एक बार हाँ, इको आ रही है कहीं से, ऑडियो पता नहीं। हाँ सर, हाँ, हेलो हेलो इको इको आ रहा है, शायद हेलो। किसी का माइक खुला नहीं है। नहीं, अभी नहीं आ रही जी है। अब नहीं आ रहा है सर, अब नहीं आ रहा है, बोलिए। अब नहीं आ रही सर। जी जी हेमंत सर, अब नहीं जी आ रही, भट्ट जी, एक बार जारी रखिएगा सर। जी मैं अपने साहित्य में, अपने कविताओं में जो विज्ञान को जानबूझकर बच्चों की रोचकता के लिए लाता हूँ, तो मैंने अपने एक साहित्य एक कविता में जीव विज्ञान को इस तरह से मैं लाया हूँ भट्ट जी। मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। जी देखिएगा कि मैं जी मानता सर, हूँ जी कि सर। जो हमारा जो नेचर है, जो पर्यावरण है, यदि हम उससे सीख लेकर के अपने जीवन में कुछ करना चाहें, तो और विज्ञान के विषय के बच्चों के लिए, जीव विज्ञान विषय के बच्चों के लिए इसमें उदाहरण भी प्रस्तुत होंगे। कहीं ना कहीं उनको अपने बायोलॉजी भी इसमें देखने को मिलेगी। तो एक कविता मेरी थी कि बढ़ती लता लिपट लिपट के पेड़ पर कोई, हर कोई उसे पेड़ का हिस्सा बताएगा। कोमल शयान बढ़ रहा है रेंग रेंग कर, छोटी सही पर खुद की वो पहचान पाएगा। शयान एक ऐसा सुकोमल पौधा है जो बगैर सहारा लिए जमीन पर ही रहता है, लेकिन किसी का सहारा नहीं लेता है। अब देखिएगा कि जीवन बहुत दर्शन बढ़िया। को जीव विज्ञान में किस तरह से जोड़ा जाता है भट्ट जी, कि क्यों उगती अमर बेल किसी और पेड़ पर, क्यों चूसती है उसका बनाया हुआ खाना। एक बार जमी पर जरा कदम बढ़ा के देख, परजीवी कह के कोई ना ताना सुनाएगा। इसी कविता का तीसरा स्टैंजा है, उगना ही है तो दूर मरुस्थल में जाके उग, पत्ती को भी कांटा बनाना सीख जाएगा। गमले की मिट्टी पानी खाद को तरस ना तू, कंक्रीट के पिंजरे में कैद तू हो जाएगा। देखिए, हम मानते हैं कि शैवाल के पास जड़ नहीं होती, लेकिन भोजन बनाने के लिए हरित लवक होता है। कवक एक ऐसा पौधा है कि जिसके पास जड़ें तो होती हैं, राइजोइड्स होते हैं, लेकिन हरित लवक नहीं होता। यदि वो दो पौधे मिल जाते हैं तो आपस में जीने का एक दूसरे को सहारा देते हैं और लाइकेन बन जाता है। तो यही हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि शैवाल जड़ रहित है मगर ना उदास है, जीने का हुनर देखें कैसे उसके पास है, खुद खाना देता पानी लेता, अब कवक से वो सहजीवी संबंध वो लाइकेन बनाएगा। तो हम विज्ञान से, इस नेचर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे का स्टैंजा सुनिएगा, जब मिल रही है हवा पानी मिट्टी तुझे तो, उगने के लिए अच्छी सी जगह तलाश कर, क्यों उग रहा है बूढ़े से बरगद के नीचे तू, खुद की तेरी छाया को भी अपनी बताएगा। मैं इस स्टैंजा के माध्यम से अपने कलाकार समुदाय को भी बताना चाहूंगा कि हम किसी से प्रेरित हों वो अच्छी बात है, लेकिन हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारी अपनी पहचान, अपनी एक अलग पहचान भी होनी चाहिए, कि तभी हमको पहचान मिलती है। कि जब मिल रही है हवा पानी मिट्टी तुझे तो, उगने के लिए अच्छी सी जगह तलाश कर, क्यों उग रहा है बूढ़े से बरगद के नीचे तू, खुद की तेरी छाया को भी अपनी बताएगा।
समाज को एक और पेड़ पौधों से सीख क्या मिल रही है कि बरगद के वो मजबूत तने ना गुमान कर, लटकी हुई जड़ों का तू कुछ तो सम्मान कर, जिस पल भी तेरा साथ देना छोड़ देंगी वो, उस पल ही तू भी लड़खड़ा के टूट जाएगा। तो ये मेरी कोशिश है कि मैं अपने बायोलॉजी के बच्चों के साथ इस कविता को शेयर करता था, जीवन दर्शन को नेचर के साथ जोड़ने का प्रयास करता था, और बच्चों के साथ सवाल जवाब में मुझे बहुत कुछ मिलता था, बच्चों से सम्मान मिलता था। मैंने अपने शिक्षकों को ये शेयर इसलिए किया कि हम विज्ञान जैसे ध्रुव विषय को भी अपने कविता साहित्य में लाके रुचिकर भी बना सकते हैं विज्ञान को, और कविता साहित्य में विज्ञान को समाहित करके विज्ञान को आसान बना सकते हैं। ये मेरी कोशिश थी भट्ट जी। आगे जी सर, बहुत बहुत शानदार सर आपका ये। जी बहुगुणा सर कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो बिश जी ने कहा ना कि अपनी पहचान बना के रखनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। क्योंकि आजकल की जो हमारी जीवन शैली हो गई है, काम का दबाव और जो सरकारी गैर सरकारी जो तौर तरीके हैं, उसमें शिक्षक के नाते हमारी जो अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी थी वो खो के रह गई है। हमारे पास में बहुत ऐसे काम हैं कि जो एक व्यक्ति के रूप में हमको आगे निखार के लाते हैं, जो समाज के सदस्य के रूप में एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में हमको सामने लाते हैं। वो काम अगर हम करते रहेंगे तो अपनी पहचान हमारी बनी रहेगी, और ये बिश जी ने अपने काम से भी अपनी बात से अच्छा संदेश दिया है। धन्यवाद बाबूना जी जी बहुत अच्छा सर, शानदार। जोशी सर का म्यूट शायद माइक म्यूट हो गया मेरे ख्याल से। इसमें एक शेर की दो लाइनें हैं, दो पंक्तियां हैं। जी जी जी। जिंदगी के कुछ लहर, मेरे ख्याल है इको आ रही है, चेक करिएगा। जी जी आ रही, अब आ रही है सर आवाज। जिंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी जिंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो, भीड़ में ज्यादा चलोगे एक दिन गुम हो जाओगे। क्या बात है बाबूना जी, वाह। हम भीड़ के पीछे भागे। आगे आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी जो विभिन्न विषयों में आपने जो अभी तक ये जी जी सर, जी सर जारी रहिए सर। जी बोलिएगा। हाँ सर, आप अपनी बात कहें सर। जी मैं ये कह रहा था भट्ट जी कि बच्चों की मदद से भी, अपने साथी शिक्षकों की मदद से भी कई बार, जैसे ये चर्चा तो आज हम लोग कर रहे हैं, अपने विद्यालय में विभिन्न समयों में हमने विज्ञान की चर्चाएं बच्चों से भी कराई, जैसे, और बड़े शौक से बच्चे मंच पर उन चर्चाओं में भाग लेते थे। नाटक, कविताएं बच्चों से विज्ञान को समाहित करते हुए हम लोग करते थे, और बच्चों ने हमेशा बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया है। और अब तो जो यंग जनरेशन है, हमारे शिक्षकों के बहुत ही टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, बहुत ही डिवोटेड लोग आ रहे हैं। एक ये मान्यता है कि जो बड़े बूढ़े लोग थे बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे थे, आदर्शवादी भी थे, उनके साथ जुड़ करके, उनसे सीख करके हम लोगों ने आगे कदम रखे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज का जो शिक्षक है वो बिल्कुल वेल इक्विप्ड शिक्षक है। हम लोगों के समय में इतने सारे साधन नहीं थे पढ़ाए जाने के। आज तो आप खुद एक मोबाइल, एक लैपटॉप से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो और बच्चे भी आजकल बहुत ही जो ज्यादा आईक्यू वाले हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परिवेश देखा है। तो हमारे शिक्षक साथियों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे जिन संसाधनों का प्रयोग करके बच्चों की अभिरुचि को हम सब लोग बढ़ा सकते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। भट्ट जी अक्सर सीसीआरटी के वर्कशॉप में मुझे बुला करके 2-2, 3-3 घंटे के सेशन भट्ट जी अक्सर करवाते थे, और मैं भट्ट जी के विषय में भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भट्ट जी भी बेहतरीन नाट्यकर्मी रहे, बेहतरीन आप एंकर रहे, संचालक रहे हैं। तो उनके साथ मिलकर के आज हमने जो पहला एपिसोड किया है, थोड़ा तकनीकी दृष्टि से हम थोड़ा अभी दिक्कत में हैं जरूर, लेकिन अपने शिक्षक साथियों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि कल से आप देखिएगा कि टेक्निकली भी हम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।
और भट्ट जी ने कहा भी था कि आज पहला सेशन है, थोड़ा सा तकनीकी रूप से अगर हम कहीं ढीले भी पड़ जाएं तो हमारे शिक्षक साथी और हमारे दर्शक हमें क्षमा भी करेंगे और आगे के लिए उत्साहित भी करेंगे। शायद जोशी जी का माइक खुल चुका है। भट्ट जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी भाई, जी भाई। हेलो, तो शायद जी 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 शायद जोशी जी म्यूट हो गए हैं। तो भट्ट जी, एक बार आपने पूछा था कि आपने जीव विज्ञान पे बहुत कुछ लिखा, रसायन विज्ञान पे, हिंदी पे, अपने विषयों में लिखा है। तो गणित जैसी जब आप पढ़ाते हैं तो गणित विषय पे भी क्या आपके हैं? तो एक सीरीज है और वो भी कभी आकाशवाणी से वो सीरीज आती रही है। तो उसमें से एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि उन्होंने समानुपाती और विलोमानुपाती संबंधों का मतलब और उदाहरण कुछ इस तरह बताया कि एक राशि का मान बढ़ जाने के साथ दूसरी का बढ़ना भी समानुपाती संबंध है और एक के बढ़ने पर दूसरी का घट जाना विलोमानुपाती संबंध है। उदाहरण समानुपाती संबंध का कि हीरे के भाव आज सोना और सोने के भाव जस्ता हो गया है, यह समानुपाती संबंध है। और बढ़ती हुई महंगाई के साथ आदमी का ईमान सस्ता हो गया है, ये विलोमानुपाती संबंध है। बहुत बढ़िया। जी 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 भगुना जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अगर कुछ पूछना है, कुछ बातचीत करनी, भट्ट जी? जोशी जी हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही सर मेरी? शायद जोशी जी सर आवाज आ की रही मेरी? आवाज, हाँ मेरी आ रही है, आपकी आ रही है सर। जोशी जी का म्यूट हुआ है जी। हाँ वो नहीं, मेरी ऑन हो आवाज गया आ सर, रही है? ऑन माइक आ रही सर, मेरी जी आवाज बहुत आ रही साफ है? नहीं है। हाँ, अब आ गई सर, आ गई। आ रही सर, आ रही, बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि जो विज्ञान है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अच्छी तरह घुला मिला है। मुझे बिल्कुल एक सर। एक 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 किस्सा ये याद आता है कि जब अभी ओलंपिक्स में, लास्ट ओलंपिक्स में पीवी संधू जी फाइनल में चाहे हार गई थी, लेकिन जी पूरे देश की आशाएं उनके साथ थी और हम सब बड़े बिल्कुल। उत्सुक होकर हमने उनका मैच देखा। तो जी मैच जब खत्म हुआ, खैर हम निराश थे और एक एक संतोष था कि वो फाइनल तक पहुंची और उन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो मैं एक जी मित्र के घर गया तो वहाँ उनके एक मामा जी थे, वो मुझसे मिले जी और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा जोशी जी आप क्या करते हैं? तो मैंने कुछ बताया उनको अपने काम के बारे में कि हम सीसीआरटी में ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा है। तो उन्होंने कहा देखिए कितना सुंदर है कि जो आप अभी मैच की जिसकी बात कर रहे हैं पीवी संधू जी के, उसकी शटल कॉक जो है, बैडमिंटन की शटल कॉक, चिड़िया जी जिसको हम कहते हैं, वो कैसे बनती है? मैंने कहा जी ये इस पे तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कैसे बनती है। तो उन्होंने बड़ा रोचक जी किस्सा बताया मुझे। उन्होंने ये कहा ये जी जो जी बोलिए। फाइनल में, ओलंपिक फाइनल में और सेमीफाइनल में जो शटल कॉक यूज की जाती हैं, उनके लिए जो शटल के जो पंख हैं, जी पंख, वो जी जापान के पास पैसिफिक ओशन में उड़ने वाले हंस जब अपने पंखों को छोड़ते हैं तो उसके बाईं जी साइड का जो पंख होता है, बाईं साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, वो पंख जी को करेक्शन किया जाता है। जो जी राइट हैंड का जो पंख है वो फड़फड़ाता है, उल्टा जी नीचे होता है, लेकिन दाईं साइड का, जब बाईं साइड का पंख सीधे गिरता है तो उस पंख को जी टेस्ट किया जाता है करेक्शन के बाद। और ये कॉर्क है, कॉर्क पुर्तगाल के जंगलों से, पेड़ों से निकाला जाता है और इस तरह जाकर हमारी जी शटल कॉक बनती है। तो साइंस जो है वो बिल्कुल अद्भुत सर। है और रोजमर्रा की क्या जिंदगी बात। में बिल्कुल घुली मिली है। मतलब हमको एक बड़ा हमारा छद्म सा, एक मुझे कहना चाहिए विभाजन है कि ये साइंस है और ये ऐसा है और ये वैसा है। लेकिन देखा जाए, जैसे आपने अभी कितनी सुंदर कविताएं सुनाई,
और कितने सारे देश में कितना सारे मूर्धन्य विद्वान हैं जिन्होंने विज्ञान को सरल बनाने के लिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे विज्ञान को यूज कर रहे हैं उसके लिए अथक प्रयास किए हैं। कोशिश होगी हमारी कि हम उन लोगों का परिचय भी दे सकें, लेकिन आपका साधुवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा हमें वक्तव्य दिया अपना। हम सर हेमंत सर को सुनना जारी रखेंगे सर। मैं इस बीच बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र से शब्बीर शेख साहब आपको नमस्कार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से पुष्पेंद्र सिंह राठौर हैं। पुष्पेंद्र जी ने तो एक शेर भी लिखा, पुष्पेंद्र जी ने एक शेर लिखा था, वो शेर शेर लिखा है, लाइव है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शेर। हाँ, तो पुष्पेंद्र सर बहुत अच्छे शायर हैं, आने वाले समय में उन्हें भी करेंगे शो में। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम सर हेमंत सर को आज हम जानेंगे। हेमंत सर को हम सबसे ज्यादा सुनेंगे। तो मेरा निवेदन है हेमंत सर, आप अपनी बात को जारी रखिएगा और विज्ञान गल्प और विज्ञान की कविताएं, विज्ञान के नाटकों की सुनेंगे। बाद में इसके बाद कविता राजभवन में होगी। जी भट्ट जी, आवाज उसको हम सुनेंगे। जी भट्ट जी, मेरी आवाज आप तक क्लियर है या इको है? आ रही स्पष्ट है सर, स्पष्ट है। इको तो नहीं आ रहा? हेलो, इको नहीं बिल्कुल तो नहीं आ रहा। वो बीच में इको हो रही थी। नहीं आ रहा जी। तो जोशी सर ने जो बात कही है, तो भगुणा जी, एक बार एक स्टूडेंट ने भी हाल ही में मुझसे पूछा था कि वो केवल बाएं ओर के पंख को क्यों लिया जाता है, और मैं भी उसको ठीक से स्पष्ट नहीं करा पाया था। देखिए, आज विद्वानों की संगत करके निश्चित रूप से मैं बिल्कुल उसको नहीं बता पाया था कि दोनों पंखों में कोई ना कोई ऐसा डिफरेंस होगा जो हवा को चीरते समय एक नीचे गिरता है और एक उड़ने में मदद करता है। लेकिन आज सर आपसे बात करके इतना लाभ मुझे हुआ है, और सीसीआरटी के प्रशिक्षण में भी आपके प्रश्नों की चर्चा अक्सर हमारे शिक्षक करते थे कि हम तो सदैव जोशी जी के सामने जाने में कभी कभी घबराते हैं। ये एक बार जोशी सर ने भट्ट जी वहां पर प्रश्न किया था कि जब हम ये अथर्ववेद को जितने हम अथर्ववेद के समय हम जो पानी लेते हैं, हम नीचे को आचमन के समय नीचे क्यों गिराते हैं, तो कई घंटों तक उसकी चर्चा हुई थी। तो आज सर आपको लाइव अपने साथ देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही, फक्र हो रहा है। ऐसे विद्वानों को भट्ट जी आप जरूर जोड़िएगा, और हमारे मिर्ची बाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये लोग तो रोज ही, ये दोनों महानुभाव रहेंगे। और भट्ट जी ने आदेश किया है एक विज्ञान गल्प की बात करने का, तो 5.5 मिनट की अवधि में विज्ञान गल्प पूरी होगी। यदि सर आप लोगों का आदेश हो तो मैं पढ़ देता हूँ। जी सर, स्वागत है। जी। अक्सर जब मैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बहुत कठिन लगता था। प्रकाश संश्लेषण पढ़ाते समय बच्चा रुचि नहीं लेता था, तो मैंने एक गल्प लिखी, एक फिक्शन लिखा, जैसे उस सिंदबाद वाली कहानियों में होता है या अलग अलग कहानियों में जो होता है बच्चों के लिए। तो मैंने क्लोरोफिल पे भी एक विज्ञान गल्प लिखी, और बच्चों को अक्सर मैं जब फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ तो पहले इस विज्ञान गल्प को, फिक्शन को पढ़ने के लिए कहता हूँ। आधे घंटे में पढ़ करके तब जाकर के चैप्टर शुरू करता हूँ। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंचती है। जब मानव में क्लोरोफिल आ गया, मैं उस नगर को देखकर बहुत विस्मित था। पेड़ पौधों का हरा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ तो मानव भी हरे थे, अर्थात क्लोरोफिल युक्त मानव। मैं सोचने लगा, कितना अच्छा है यदि मानव में क्लोरोफिल आ जाता। न चूल्हे चौके की आवश्यकता, न ही आटा चावल दाल सब्जी तेल मसालों की चिंता। सचमुच बहुत सुखी होंगे इस नगर के लोग। कुछ विद्यार्थी मेरी ओर ही आ रहे थे। उनकी बातों से स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थी हैं। मैं क्लोरोफिल मानवों के द्वीप में पहुंचा हूं, ये कल्पना कीजिए। मैंने आदतन उन्हें आवाज लगा दी, बेटे कॉलेज जा रहे हैं आप लोग? जितना उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य हुआ,
उससे अधिक वो लोग मुझे देख करके आश्चर्यचकित हुए और सभी के कंठों में एक ही स्वर उभरा था, अरे क्लोरोफिल रहित मानव है। एक बोला, क्लोरोफिल रहित मानव है, परपोषी है, हमें खा जाएगा, जल्दी भागो। दूसरा बोला, डर मत, यह अकेला है और हम लोग इतने हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा बोला, लिविंग फॉसिल है, विलुप्त होने जा रही प्रजाति का सदस्य है, इसे मारना मत। बायो वाले सर को म्यूजियम डेवलप करने का शौक है, इसे पकड़कर कॉलेज ले जाते हैं, बायो वाले सर खुश हो जाएंगे। मुझे पकड़ लिया गया और काफिला कॉलेज की ओर बढ़ गया। रास्ते में मैंने अपना परिचय दिया कि मैं भी एक जीव विज्ञान का शिक्षक हूँ। हमारे यहाँ मानव में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए मैं आप लोगों को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन आप लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। जब उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ तो मैंने फिजियोलॉजी के कई सिद्धांत और अभिक्रियाएं उन्हें सुना दी। जब उन्हें विश्वास हो गया, अपना अपना परिचय मुझे देने लगे और उन लोगों के नाम इस प्रकार होते थे। एक बोला, मेरा नाम समीर क्लोरो ए, दूसरा बोला संजय क्लोरो बी, तीसरा संजय मनीष क्लोरो सी, आशुतोष क्लोरो डी, मनोज फाइकोबिलिन, बलविंदर जेंथोफिल, अख्तर कैरोटीन। शायद इनके यहाँ जाति, संप्रदाय, वर्णकों की, पिगमेंट की उपस्थिति के आधार पर होते थे। हम कॉलेज पहुंच चुके थे। जीव विज्ञान के प्रवक्ता से मेरा परिचय कराया गया। जैसे ही बायो लैब में मुझे बिठाया गया, पूरे कॉलेज के शिक्षक और विद्यार्थी मुझे देखने के लिए उमड़ पड़े। इस नगर में आज मेरा दूसरा दिन था। दूसरे कॉलेज के बच्चे भी लाइन से आते, बारी बारी से मेरे पास होकर गुजरते और मेरा चित्र बनाते, कमेंट्स लिख करके मेरा वर्गीकरण भी करते, आगे बढ़ जाते। और विद्यार्थियों को जब मेरा वर्गीकरण नहीं आता तो मैं ही उनको मानव का वर्गीकरण बता देता। एनिमेलिया, मेटाजोआ, एंटीरोजोआ, बाइलेटेरिया, यूगोसिलोमेटा, कॉर्डेटा, क्रेनिएटा, वर्टिब्रेटा, नेथोस्टोमेटा, टेट्रापोडा, मेमेलिया और यूथीरिया, प्राइमेट, होमो सैपियंस। जब मैं उन्हें अपना वर्गीकरण बताता, वर्गीकरण डिक्टेट करता, तो उनके आश्चर्य मिश्रित आनंद की सीमा ही नहीं रहती। देखते ही देखते उस नगर में मुझे 3 दिन हो गए। मैंने प्रवक्ता जी से अनुरोध किया कि मुझे यह नगर दिखा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहता हूँ। हम जहाँ भी जाते, मुझे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती। मैंने प्रवक्ता जी से थोड़ा हरा रंग मंगाया और अपने चेहरे और हाथों में मल लिया। अब मैं भी उनकी तरह हरा दिखाई दे रहा था। अब हम स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते थे। प्रशंसा के भाव से प्रवक्ता जी ने मेरी कपालधारिता की माप पूछी और मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। बायो में जब हम अपनी कपालधारिता नापते हैं तो उससे हमारा आईक्यू का पता लगता है कि हमारा आईक्यू कितना है। बाजार में एक क्लिनिक को देखकर मेरे कदम रुक गए। मैं जानना चाहता था कि यहाँ किस प्रकार के रोग हुआ करते हैं। भीतर प्रविष्ट होने पर मैंने देखा, डॉक्टर एक पीले चेहरे वाले आदमी को देख रहा है जो आलम चन्ना के जितना लंबा होगा, विश्व का सबसे लंबा व्यक्ति। जितने लंबे व्यक्ति को देख रहा, हम इतने लंबे व्यक्ति को देख रहे थे। डॉक्टर उसकी माँ को समझा रहे थे, मिसेस कैरोटीन, इसे पांडुरता, एटियोलेशन की बीमारी हो गई है। लगता है आप इसे धूप में नहीं जाने देती। इसे अधिकतम समय धूप में रहने दीजिए, तभी ये ठीक हो जाएगा। मुझे कुमाऊं के पर्व हरेले की याद आ गई। जब बीजों को विशेष पात्रों में अंधेरे में उगाया जाता है तो पौधे असाधारण रूप से लंबे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और धूप में रखने पर फिर से वो हरे हो जाते हैं। डॉक्टर ने अगले मरीज को बुलाया, उसे क्लोरोसिस अर्थात हरिमहीनता की बीमारी बताई, लेकिन इसके लिए दूसरे नुस्खे लिखे गए। क्लिनिक के बाहर आते ही मैंने कुछ महिलाओं को बिल्कुल काले कपड़ों में लिपटे हुए देखा।
मंदिर की दिशा में बढ़ते हुए देखा तो मैंने पूछा, क्या यहाँ मंदिर जाते समय काला कपड़ा पहना जाता है? प्रवक्ता जी ने मुस्कुराते हुए बताया, नहीं, आज इनका उपवास रहा होगा। प्रकाश से बचने के लिए इन्होंने काला कपड़ा लपेटा है। अगर प्रकाश में चलेंगे तो फिर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, फिर भला कैसा उपवास। वैसे घरों में भी उपवास गृह बने हैं जहां हरे प्रकाश वाले कमरों में इन्हें रखा जाता है, क्योंकि हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यून होती है। शायद आपके भोजन का समय हो गया होगा, यह कहकर प्रवक्ता जी मुझे अपने घर की ओर ले आए। मैं उत्सुक था कि अपने भोजन की व्यवस्था कैसी इन्होंने की होगी। मैंने प्रश्न किया, आपका तो अधिकांश समय प्रकाश संश्लेषण में ही व्यतीत हो जाता होगा, फिर आप लोग कैसे भोजन के लिए समय निकालते हैं, काम के लिए समय निकालते हैं? प्रवक्ता जी मुझे समझाने लगे, आपने पाया होगा हमारे यहाँ के सभी कमरे मकान 2 मंजिले हैं और ऊपरी मंजिल की छत पारदर्शी है। काम भी करते रहिए, प्रकाशिक अभिक्रियाएं भी करते रहिए, डार्क रिएक्शन निचली मंजिल में भी हो सकते हैं। बातों बातों में हम घर पहुंच चुके थे। हम डाइनिंग हॉल में थे। यहाँ गहरे लाल और नीले प्रकाश की व्यवस्था थी। लाल और नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है। एक ओर ताप, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उपलब्ध कराने वाले उपकरण थे और इनकी मात्राएं सुनिश्चित करने के लिए भी उपकरण बनाए गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि अधिक प्रकाश लेने से भी सोलराइजेशन हो जाता है और अधिक सोलराइजेशन से क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है। हमारे वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी मात्रा 20 गुना बढ़ाने तक प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ते जाती है, लेकिन उससे अधिक बढ़ाने पर दर घटने लगती है। थर्मो उपकरण की ओर संकेत करते हुए उन्होंने बताया कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग प्रकाश संश्लेषण शुरू कर देते हैं। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर 2 गुनी होती जाती है, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के पश्चात दर घटने लगती है। इन थर्मो उपकरणों से हम ताप सुनिश्चित करते हैं। एक रैक में कुछ बोतलों को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडरों का होना तो ठीक है, लेकिन यहाँ मशालों की बोतल। प्रवक्ता जी मेरे मनोभावों को समझते हुए बोले, इनमें आयरन और मैग्नीशियम के लवण हैं जो क्लोरोफिल निर्माण के लिए मदद करते हैं, और इन जारों में कॉपर, जिंक, पोटेशियम आदि लवण हैं जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाओं में एंजाइम्स की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। आवश्यकता अनुसार इन सब को हम ग्रहण करते हैं, लेकिन यदि उपरोक्त सभी कारकों को निश्चित कर दिया जाए और एक कारक के प्रभाव को देखा जाए तो जैसे जैसे कारकों की तीव्रता बढ़ती जाती है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। किंतु एक अवस्था में पहुंचकर क्रिया की दर आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि दूसरा कारक उसे बढ़ने नहीं देता, और यदि इस समय एक कारक की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो उल्टा असर पड़ेगा। ऐसे में ऑप्टिमम की अवस्था में पहुंचने पर दूसरे कारक की तीव्रता बढ़ाई जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। मैंने उनका समर्थन करते हुए कहा, जी हाँ, हम इसे ब्लैकमैन के सीमाकारी कारकों का सिद्धांत कहते हैं। दरवाजे पर कॉल बेल बजी। प्रवक्ता जी की नन्ही बिटिया भागते हुए आई और बोली, पापा, क्रॉटन अंकल आए हैं। आइए मिस्टर क्रॉटन, प्रकाश संश्लेषण करेंगे यानी भोजन लेंगे? नो थैंक्स, कहकर क्रॉटन बैठ गए। मिस्टर क्रॉटन की त्वचा में क्लोरोफिल के धब्बों के रूप में मौजूद था। उनकी त्वचा चितकबरी दिखाई दे रही थी। बिटिया उन्हें और मुझे खींचने लगी। अंकल, फोटोसिंथेसिस कीजिए ना, प्रकाश संश्लेषण कीजिए ना। मेरी आंख खुल गई। मैं क्रैकलैंड हॉस्टल के वार्डन मिस्टर वर्मा के यहाँ था। चाय की प्याली लिए वो खड़े थे। बिटिया मुझे जगा रही थी। रात देर तक वैज्ञानिक चर्चाओं का ये असर रहा कि मैं क्लोरोफिल मानवों के नगर में स्वप्न में विचरण करता रहा। लेकिन दुख तो इस बात का है कि फिर से अपने देश में, अपने संसार में लौटने के बाद मुझे आटा चावल, दाल सब्जी, तेल मसाले और चौके चूल्हे की दुनिया में आना पड़ा था। इनकी चिंता करनी पड़ेगी। भट्ट जी।
वाह सर, वाह, कमाल है, अद्भुत, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ थैंक यू गया। सर, थैंक यू, बहुत शानदार। तो बहुत धन्यवाद जबरदस्त। सर। कुछ 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 और बहुत सारे हमारे साथी लगातार टिप्पणियां भेज रहे हैं। कविता पवार जी आपसे बहुत प्रभावित है, महाराष्ट्र से, मुंबई से हेमंत सर। वो मैं स्क्रीन में जी उसको शेयर कर रहा जी हूँ कविता लगातार, जी। जो भी टिप्पणियां आ रही है। कौशल जी कौशल शाह नैनीताल से हैं, शब्बीर शेख फिर से वहां से, महाराष्ट्र से, और हमारे साथी पुष्पेंद्र राठौर कह रहे हैं कि साहब एक शेर जोशी से सुनेंगे लास्ट में, तो हाँ वो जी रहेगा जरूर। जोशी जी हर दिन इस शो में रहेंगे। और मिथिलेश कुमार कुमार भी कह रहे हैं बहुत खूब। और ये जो आपने साइंस का जो आपने गल्प सुनाया सर, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और इसको सुनने के बाद और इस पर नाटक करने के बाद बच्चों को फोटोसिंथेसिस पूरी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपका शायद अनुभव मुझसे ज्यादा है सर, क्योंकि आप विज्ञान के प्रवक्ता रहे। जी भट्ट जी, धन्यवाद। तो सर, ये एक विज्ञान गल्प थी। इसके अलावा आपने साइंस और कल्चर या लिटरेचर को लेकर और क्या क्या प्रयोग किया सर, उसको भी थोड़ा सा बता दें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, मैं अक्सर विज्ञान पे अभी भट्ट जी, दूरदर्शन लखनऊ से एक बार मेरे कविता पाठ हुआ और मुझे वहां से भी कहा गया था कि विज्ञान पर, कुछ विज्ञान के सिद्धांतों पर ही कविता कीजिए। और आज का विषय आज ऐसा है बहुगुणा जी, मिर्ची बाबा हमारे बैठे हुए हैं, मिर्ची बाबा जी। नहीं, इतना जी खतरनाक भी जितना जितना इन लोगों ने मुझे बता रखा है, इतना खतरनाक आदमी नहीं है। जी जी। अच्छा, मैं एक व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पहले बहुगुणा जी से। जी, 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 जी। सर, आपका नाम मिर्ची बाबा क्यों पड़ा, हमारे दर्शकों को बताइए। अब पहले, इससे पहले कि मैं मिर्ची बाबा क्यों पढ़ा है, मैं एक शेर है, मैं उसका रूपांतर सुना देता हूँ आपको पहले। वो जो जी उसके बिल्कुल बिल्कुल। शेर असल में यह है कि पत्थर मुझे समझा मेरे चाहने वालों ने, क्या बात है। पत्थर मुझे समझा मेरे चाहने पत्थर वालों मुझे, ने, मैं तो मोम था उसने मुझे छूकर नहीं देखा। क्या बात है सर। तो वही स्थिति कुछ मेरे और साथ जब में भी। सर भट्ट जी, जी तो मैं असल में व्यंग लिखता हूँ अखबारों में या पत्रिकाओं में, फेसबुक वगैरह पे, पिछले 10-12 साल से लिखता जा रहा हूँ। करीबन 200-250 व्यंग मेरे छप जी चुके हैं। तो लोगों ने मेरा नाम मिर्ची बाबा रख दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, रख दिया तो रख दिया। जी। तो सर लेकिन हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी 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 सर, हेमंत सर आप जारी रहिएगा सर। आप साइंस पर और क्या क्या आपके अनुभव है? जोशी जी सर से जी। अनुरोध है कि वो जैसे ही मैं भट्ट जी, उनका मैं, माइक ऑन कर रहा हूँ तो इको हो जा रहा है सर, जी तो उसको ठीक कर लीजिएगा सर। तो आपने शायद स्पीकर ऑन किया हुआ, तो इसलिए वो इको हो जा रहा है। तो मैं आपको आपकी आवाज नहीं ले पा रहा हूँ जोशी सर। जी। अब ठीक है। भट्ट जी, हेलो, हाँ अब ठीक है सर। जी। भट्ट जी, लखनऊ दूरदर्शन में विज्ञान पे मेरी कुछ कविताएं एक बार आई थी। जी, इको तो हो रहा है भट्ट जी थोड़ा, फिर से इको हो रहा है सर। ये शायद जोशी किसी का सर माइक आपका ऑन माइक है। मुझे म्यूट करना पड़ेगा। जी सर, आप जारी रहिए हेमंत सर, मैंने उनको म्यूट कर दिया जी, था। तो उसमें मैंने साइंस पर, कुछ साइंस के सिद्धांतों पर कविता लिखी थी मिर्ची बाबा जी को और सर को, जोशी सर को। क्योंकि भट्ट जी का तो लंबा साथ है, भट्ट जी के साथ बहुत सारी उद्घोषणाएं मैंने की हैं, चाहे वो सपनों की उड़ान कार्यक्रम है या बड़े बड़े कार्यक्रमों में मैंने की है। तो लखनऊ दूरदर्शन वाली कविता मैं आपको सुनाऊं कि ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस पर मैंने कैसे कल्पना की है साहित्य के माध्यम से, जबकि हमारे रसायन विज्ञान में, हमारे विज्ञान में पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो उसको मैंने कैसे बताया कि, और आदमी का भी व्यवहार, कोई बहुत ठोस होता है, कोई बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है, और कोई तो हवा में बात करता है, वो गैस। बहुत बढ़िया। कि सामान की मांग की लंबी सूची देखकर जी प्रवक्ता पति पहले ठोस हो गए। पत्नी की मांग की लंबी सूची को देखकर प्रवक्ता पति पहले ठोस हो गए। पत्नी ने आंसू बहाए, पति पसीज गए, यानी द्रव हो गए।
बहुत और बढ़िया। सूची उठाई, तुरंत बाजार को हवा हो गए, यानी गैस हो गए। तुरंत बहुत बढ़िया। बाजार को हवा हो गए यानी गैस हो गए। और अवस्था परिवर्तन पर देखिए, अगर मैं बच्चों को बताता हूं कि जब बर्फ ठोस है, गर्म करते हैं तो द्रव हो जाती है, पानी हो जाता है, और उसके बाद अगर पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन जाती है, फिर वो गैस हो जाती है। ठोस, द्रव और गैस, इसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं। लेकिन एक प्रोसेस हमारे यहाँ है, जैसे आप कपूर है, नौसागर है, आप उसे गर्म करते हैं तो वो ठोस से द्रव नहीं होता, सीधा गैस हो जाता है। और उसकी गैस को अगर ठंडा करते हैं तो वो सीधे फिर से ठोस हो जाता है। इसे सब्लिमेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो इसे एक साहित्य का विद्यार्थी कैसे समझाएगा? जी जी जी। प्रवक्ता रसायन लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रवक्ता रसायन लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन सामने ही टीवी से नए नए गीत झर रहे हैं कि आपसे तुमसे तू हो गई, औपचारिकताएं उड़न छू हो गई। कि बहुत बढ़िया। आपसे तुमसे तू हो गई, औपचारिकताएं उड़न छू हो गई। प्रवक्ता बोले कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस हो गई, अवस्था परिवर्तन एक्सप्रेस हो गई। कि अवस्था परिवर्तन एक्सप्रेस हो गई। पुनः रेडियो पर गीत बजता है कि आपसे सीधे सीधे तू हो गई, कितनी जल्दी देखो इंटीमेशन हो गया। कि आपसे सीधे सीधे तू हो गई, कितनी जल्दी देखो इंटीमेशन हो गया। बोले ये तो जैसे सीधे सब्लिमेशन हो गया। हाँ हाँ, ये तो जैसे सीधे सब्लिमेशन हो गया। तो ये ठोस, द्रव और गैस पर मेरी अपनी यानी कि विज्ञान के विद्यार्थी की व्याख्या थी बहुगुणा जी। जी बहुगुणा जी स्क्रीन पर है सर। जी आपने बढ़िया तरीके से विज्ञान पढ़ाया, और जितने बढ़िया तरीके से आपने विज्ञान पढ़ाया, अगर शायद मैंने ऐसे पढ़ा होता तो आज मैं रसगुल्ला बाबा होता, मिर्ची बाबा नहीं होता शायद। अब और जो रसगुल्ला बाबा नहीं, मिर्ची बाबा बहुत तो सारे जो जरूरी दर्शक हैं, है। और बहुत सारे दर्शक हैं जोशी जी से कुछ सुनना चाहते हैं। वो मैं देख रहा हूँ कमेंट जी में, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन वो चाहते हैं जोशी जी कुछ कहें इस बारे में। जी, स्वागत है जोशी जी। जोशी जी से सर। हाँ सर 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 मैं दो तीन आपका जोशी शेर सर, है वो सुना आपका देता हूँ। साउंड तो आपने वो किया हुआ, जी। म्यूट किया हुआ। आवाज आ रही है? आवाज आई? मैं नहीं सुन पा रहा जोशी हूँ। सर आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपकी मेरी आवाज आ आवाज रही आ है रही सर, है? आप बोलिए। जी आ रही, बिल्कुल आ रही। देखिए, हमारी एक कोशिश है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम कुछ रोचक कर पाएं, कुछ शिक्षकों को प्रकाश में ला पाएं, उनके हिडन टैलेंट जो है वो सामने आए, ताकि सारा समाज जो है वो लाभान्वित हो। और मैं अक्सर ये शेर वहाँ अपने लेक्चर्स में यूज करता था, आज इसको रिपीट कर देता हूँ एक दो कविताओं में। कि धूल के जर्रे ने पूछा, ठीक, धूल के जर्रे ने पूछा कि क्या सूरज तक पहुंचना मुमकिन है? जवाब था लगभग नामुमकिन।
धूल के जर्रे ने पूछा कि क्या सूरज तक पहुंचना मुमकिन है? जवाब था लगभग नामुमकिन। धूल के जर्रे ने फिर पूछा कि क्या कोशिश जारी रखनी चाहिए? उत्तर था वही मुनासिब है। तो हम जो ये कोशिश कर रहे हैं, ये एक अच्छे रूप में परिवर्तन इसका होगा। मेरी ये आशा है। एक दूसरा, मैं दो तीन शेर एक लाइन के कह देता हूँ जो मेरे फेवरेट हैं, कि जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली, होंठ ठंडे और दिल में आंधियां। आंख गीली, होंठ ठंडे और दिल में आंधियां। तीन मौसम एक ही संग ओढ़ता है आदमी। एक रोटी, दो लंगोटी और 3 गज कच्ची जमीन। एक रोटी, 2 लंगोटी और 3 गज कच्ची जमीन। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। कैसी लगी? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। इन्होंने मेरे को म्यूट कर रखा था। इन्होंने हमारे माइक का गला दबा रखा है। अच्छा, मैं भी नहीं सुन पा रहा हूँ। जी ये भट्ट जी ने गला दबा दिया है माइक का। अच्छा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन भट्ट जी, प्रयास के लिए साधुवाद स्वीकार करें। बहुत अच्छा प्रयास है। और आज बिष्ट जी ने तो हमें आनंद ही दिला दिया। आज आनंद ही आनंद है। क्या बात। मैं अपने शिक्षक साथियों से कुछ बात भट्ट जी करना चाहता हूँ। 2 मिनट। जी भट्ट जी। बात भट्ट जी करना चाहता हूँ 2 मिनट। जी बोलूं? हाँ बोलिए। जी मैं अपने शिक्षक क्या कलाकार साथियों से भी मैं ये एक अनुरोध करना चाहता हूँ सर। हमें अपने टैलेंट हम लोगों में होता है, उस पर विश्वास भी करना चाहिए और उसकी सीमाओं को भी देखना चाहिए। हर आदमी हर चीज का विशेषज्ञ नहीं होता है। तो ये बात जिस दिन हमारे मन मस्तिष्क में आ जाएगी, तो उस दिन हम कला के प्रति भी न्याय कर सकते हैं, दर्शकों के प्रति। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जब देहरादून में सपनों की उड़ान कार्यक्रम हुआ, तो वहां पर प्रादेशिक स्तर का कार्यक्रम था। तत्कालीन हमारे अधिकारी IAS भूपिंदर कौर औलख जी ने मुझे अनाउंसमेंट के लिए बुलाया था। तत्कालीन हमारे अधिकारी, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे और उनके बीच अनाउंसमेंट, और कभी कभी मुझे लगता था कि मैंने भारी भरकम अनाउंसमेंट तो नहीं कर दिया, बच्चे ऊब तो नहीं रहे। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर मुझसे ज्यादा आवश्यकता आदरणीय DN भट्ट जी की है, क्योंकि वो मंच की और बच्चों की विशेषज्ञता उनके भीतर समाहित है। भट्ट जी मंच पर आए और उतने सारे बच्चों को उन्होंने अपने जो बाल सुलभ जो उनका प्रस्तुतिकरण का तरीका है, बच्चों के मनोविज्ञान के हिसाब से उन्होंने संचालन किया। और फिर 5 दिन जो महफिल वहां पर जुड़ी, कुछ खास किस्म के संचालन के समय मैं भी आता था, लेकिन जब बच्चों का सेशन होता था तो भूपिंदर कौर मैम कहती थी, हेमंत बुलाओ अपने भट्ट जी को, और फिर वो कार्यक्रम अविरल रूप से चला। तो मैं ये उदाहरण अक्सर इसलिए देता हूँ कि हमें अपने विषय में, अपनी लिमिटेशंस के विषय में भी जानना चाहिए, अपनी खूबियों के विषय में भी जानना चाहिए। और जहाँ पे लिमिटेशन के विषय में हमको पता हो जाएगा, तो फिर हम मेहनत भी करेंगे और अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं के प्रति न्याय करेंगे। ये मेरा आज का मैसेज है भाई जी। धन्यवाद सर। ये संस्मरण मेरे लिए भी हमेशा के लिए यादगार है और आपके सानिध्य में मैं बचपन से सीखता आया हूँ और लगातार सीख रहा हूँ। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे एंकर हैं और इतने जबरदस्त एंकर हैं कि मैंने आप जैसा कोई दूसरा एंकर नहीं देखा।
तो हर शिक्षक को एंकरिंग में माहिर होना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक को कक्षा में एंकरिंग करनी होती है, शिक्षक को प्रार्थना में एंकरिंग करनी होती है, शिक्षक को 15 अगस्त, 26 जनवरी, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, गांधी जयंती, बहुत सारे कार्यक्रम है जहाँ लगातार हमको एक एंकर की भूमिका में रहना होता है। लेकिन हम में से कितने लोग इसका बहुत अच्छे से निर्वाह कर पाते हैं, यह एक शोध का विषय है। और आप चूंकि इस विषय के माहिर हैं, ज्ञाता हैं, मास्टर हैं, आपने साधा है अपने आप को एंकरिंग में, तो मैं इस कार्यक्रम को जितने भी हमारे शिक्षक साथी लाइव देख रहे हैं उनकी ओर से सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कि एक शिक्षक को एक अच्छा एंकर बनने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों में सावधानी बरतनी चाहिए, ये टिप्स आप थोड़ा एंकरिंग के हमारे साथियों को दे दें तो मजा आएगा सर। जी भट्ट जी, मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक शिक्षक एंकर ही होता है। उसे 45 मिनट की कक्षा में एंकरिंग के माध्यम से अपने आप को संप्रेषित करना होता है, और ऐसा वो संप्रेषण करता है कि अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो अगर 50 बच्चे रुचि रख रहे हैं तो इसका मतलब उसके शब्द ठीक से संप्रेषित हो रहे हैं, उसकी विषय वस्तु बच्चों के लिए रोचक भी है, नई भी है। तो ऐसे ही जब हम लोग कहीं पर एंकरिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। मेरे गुरुओं ने भी मुझे बताया, एक तो हम कितना ही भी अध्ययन करके जाएं, अच्छी बात है। हमको कभी-कभी लगता है कि हम इतना ज़्यादा अध्ययन करके आए हैं और यहाँ एंकरिंग 1 घंटे में पूरी करनी है, मुश्किल से 2-2 मिनट के हमको 10 स्लॉट मिल रहे हैं, तो हम में एक लोभ आ जाता है कि मैंने इतनी अच्छी-अच्छी बात सीख कर के मैं लाया, मैं आज यहाँ पर इसको परोस ही दूँ। तो ये थोड़ा-सा यदि हम अपने में नियंत्रण कर लें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही हम परोसें, तो ये पहले एंकर की मूलभूत जो ये है ज़रूरत है। दूसरा, नियमित अभ्यास और शब्दों के सही जगह पर चयन करने के लिए हमको नियमित अध्ययन भी करना होगा, और प्रत्येक शब्द की गंभीरता की अध्ययन करना होगा। और शब्द, देखिए शब्दों का अपना अर्थ होता है, वो किस डिग्री का है, वो सुपरलेटिव डिग्री का है या किस डिग्री का है, ये सब हमको ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा, हमें बहुत ही भयभीत होना चाहिए। अक्सर भयभीत इसलिए कि कहीं भी एक शब्द गलत निकल गया तो इतने जानकार लोग हैं, इतने प्रबुद्ध लोग मेरे सामने हैं, और वो प्रबुद्ध लोगों के विषय में मैं कहीं कुछ गलत ना कह जाऊँ, वो भय हमेशा हमारे मन में बना रहना चाहिए। और चौथा, अक्सर उर्वीश चंद्र मिश्रा जी हमारे एक उन दिनों के DIOS, आजकल मुख्य शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, वो कहा करते थे कि कभी-कभी शिक्षक को और किसी भी वक्ता को यशकामी होना चाहिए। यशकामी का मतलब उसे यश की कामना करनी चाहिए, उसके अंदर लोभ होना चाहिए कि मैंने जो कुछ बोला है, मेरे साथी, मेरे श्रोता मेरी प्रशंसा करें। अगर यशकामी होगा तो उतना ही वो अध्ययन करेगा और उतनी ही अच्छी तरह से अपना प्रस्तुतिकरण करेगा। तो मैं अपने गुरुओं की कही हुई बात को अपने शिक्षक साथियों से, अपने एंकर साथियों से कह रहा हूँ। हालाँकि आप सब मुझसे ज़्यादा योग्य होंगे, मुझे पता है, हम तो अब आउट ऑफ डेट होने जा रहे हैं। तो ये अपने गुरुओं की कही बात मैं आप लोगों को एक रिले पासिंग कर रहा हूँ, स्वीकार करेंगे। बहुत अच्छे आपने सर टिप है, और हम सब कोशिश करते हैं कि आपकी बातों को सर माथे पर रखें और एंकरिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश लगातार हम करते हैं। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं सर, आपसे और भी आपके शिक्षा के इतर भी बहुत सारे संस्मरण हैं, मैं उन पर अभी आऊंगा आपके साथ बातचीत में। इस बीच बहुत सारे साथी, हेमा हरबोला जी हमारी एक विज्ञान शिक्षिका, बहुत सीनियर वरिष्ठ रही हैं, वो आपको लगातार प्रोत्साहित करते हुए हमें टिप्पणियां दे रही हैं, प्रोत्साहन कर रही हैं। पुष्पेंद्र राठौर जी हैं, कविता पवार जी हैं फिर से मुंबई से, वो लगातार हमें जो है सुझाव दे रही हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। कमल उप्रेती जी हैं, और मैं फिर से बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम ले नहीं पा रहा हूँ। उमेश चंद्र जोशी जी हैं, और कविता पवार जी का सजेशन अच्छा है। हाँ बोलिए जी। हाँ अच्छा है सर। अभी हम आज पहली बार इसको कर रहे हैं तो टेक्निकली हमें भी साउंड नहीं है, पहली बार तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सब। सर आपका माइक ऑन होते
जोशी सर, आपका माइक ऑन होते ही इको आ जा रहा है, पता नहीं क्या समस्या है टेक्निकली, आप उसको देख लीजिएगा। सर, आपका माइक ऑन होते ही इको आ जा रहा है, पता नहीं क्या समस्या है। नहीं, मैं म्यूट है। हाँ, नहीं अभी तो मैंने म्यूट नहीं कर रखा, अभी हटा दिया, लेकिन जैसे ही अनम्यूट कर रहा हूँ तो इको हो जा रहा है साउंड। मेरा म्यूट है साउंड। तकनीकी समस्या आ रही है इसलिए मैंने हटा दिया, लेकिन जैसे अनम्यूट कर रहा हूँ तो इको हो जा रहा है साउंड। अच्छा, नहीं मैंने कहा वो जूम से वो ठीक कह रही हैं, बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन जूम से सर उसकी एक सीमा है, उसमें 100 से अधिक लोगों के लिए फिर बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, उस पर हम विचार करेंगे। हो सकता है हम आगे सीमा है, उसमें 100 से अधिक किसी गूगल बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, अभी शुरुआत है। हो सकता है हम आगे आपको सर फिर से माफी के साथ म्यूट कर लूं, क्योंकि इको हो जा रही है आवाज, आपका सिस्टम ऑन होते ही म्यूट अनम्यूट करते ही आपको इको हो जा रहा है साउंड। तो सर फिर से माफी के साथ क्योंकि इको हो जा रही है आवाज, आपका सिस्टम ऑन होते ही म्यूट करते हैं। आपने सर स्पीकर ऑन किया है? हमारा सादर प्रणाम दृष्टि को और मिर्ची बाबा को। जी, आपने सर स्पीकर ऑन किया है? जी, अभी रहिएगा सर, अभी रहिएगा। अभी हमने हेमंत सर से और बहुत सारी चीजें सुनी है। मैंने कुछ नहीं किया। अभी रहिएगा, आप लाइन पे रहिएगा सर अभी। अच्छा, पता नहीं, अभी मैं हेमंत सर को फिर से ले रहा हूँ सर इसमें चर्चा में आगे। तो हेमंत सर को फिर से ले रहा हूँ सर इसमें चर्चा में आगे। हाँ, हेलो, इको तो नहीं हो रहा सर हेमंत सर? ना इको अब नहीं हो रहा। हेलो, हाँ सर, इको तो नहीं हो रहा है ना, अब नहीं हो रहा। ठीक सर। तो मैं ये कह रहा था सर कि आपके शिक्षा के अलावा बहुत सारे और सारे अनुभव हैं, उनको भी हम जानना चाहेंगे। खासकर आपने बहुत सारे मंचों का संचालन किया, और उन संचालन के दौरान जैसे एक आपने मेरे साथ का अनुभव अभी शेयर किया शिक्षा मेले बाल मेल का, वो मेरे लिए भी बहुत टर्निंग पॉइंट था जीवन का। और आपका एक राजभवन का अनुभव है, जब सुरजीत सिंह बरनाला साहब यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे, और हमारे यहाँ उत्तराखंड कुमाऊं के एक प्रसिद्ध कुमाऊनी कवि थे शेरदा अनपढ़, और वो उनके संबंध में एक बड़ा रोचक संस्मरण है, वो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को, श्रोता शिक्षकों को जरूर सुने। जी भट्टी, वो दोनों, बल्कि शेरदा तो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। जब पहली बार मैं 7-8 साल का रहा हूँगा, तो शेरदा गीत और नाटक प्रभाग से खुरपाताल आए थे, और उन्होंने जब पहली बार अपनी कुमाऊनी कविता सुनी, तो हम लोगों ने नीचे बैठ के वो कविता सुनी उनसे। तो तभी मुझे पता लगा कि ऐसे कुछ कविताएं भी कही जा सकती हैं और मंच से सुनाई जाती हैं और लोग बड़ी तालियां बजाते हैं। तो मैंने घर आकर के कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया था, और मैं, क्योंकि साथ मेरी दीदियां हैं, 8वां मैं हूँ, तो जो भी कहा घर वाले, दीदियां जो हैं बड़े खुश हुई। तो तब से शायद ही कविता करने का चस्का लगा। तो शेरदा मेरे पूजनीय हैं। लेकिन कभी कभी जैसे मैं अपने माता जी के साथ मैं अपनी ईजा के साथ बड़ा घुला मिला था, तो खूब मजाक भी करता था ईजा से। तो उतना ही प्रेम शेरदा से भी हुआ, उनके साथ खूब मजाक भी चलती थी, खूब हंसते खेलते भी थे हम। और मेरी दीदी जो खुद राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षिका है, वो लेखिका भी है, उसका भी हम लोगों के ऊपर बड़ा प्रभाव है। तो कभी कभी हंसना हंसाना, और मैंने उससे सीखा कि अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ अगर हम जाते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, तो एक मर्यादा की सीमा जो होती है, उस सीमा के अंदर अगर हम मजाक करें तो हमारे माता पिता भी खुश होते हैं। यदि हम उनके साथ हंसी ठिठोली भी करते हैं, लेकिन मर्यादित होकर के करते हैं, तो वो लोग भी खुश होते हैं। क्योंकि हंसी तो प्रत्येक के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक हंसी होनी चाहिए प्रत्येक के जीवन में, वो महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। तो मिर्ची बाबा जी को मैं बताना चाहूंगा सर, हुआ क्या था कि जब राजभवन नैनीताल को जनता जनार्दन के नाम समर्पित, उससे पहले वो अंदर जनता नहीं जा सकती थी। लेकिन जब सुरजीत सिंह बरनाला जी महामहिम बनकर आए, तो उन्होंने कहा कि इसे आम जनता के लिए खोल देना चाहिए, राजभवन को खोलना चाहिए। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से हमारे गीत और नाटक प्रभाग में ने एक प्रस्तुतिकरण करना था, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण था, और वो प्रस्तुतिकरण था पार्वती को मैं तुड़ा देश, शिव जी को जो सुरास, बहुत बढ़िया वो गीत शेरदा का लिखा उन्होंने गाना था। अब जैसे ही, माफ कीजिएगा शायद मैं थोड़ा देर के लिए हटा हूँ, जैसे ही, हाँ आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही है।
आ रही सर, आ रही। तो गीत और नाटक प्रभाग का गीत था पार्वती को मैं थोड़ा देर सा ये एंटर होने जा रहा था तो श्रद्धेय शेरदा मुझे मिले। उन्होंने कहा हेमंत आज मेरी कविता भी होगी यहाँ पे। मैंने डर करके कहा कि आज जो मुझे मिनट्स राजभवन से मिले हैं उसमें आपकी कविता तो है नहीं, और अपने मन से महामहिम के कार्यक्रम में मैं कविता तो कर नहीं सकता। तो फिर मैं बड़ा घबराया। शेरदा कहने लगी नहीं मैं 2 मिनट के लिए तो बोलूंगा, मैंने लिखी है कविता। अब मैं बड़ा डरा तो, लेकिन फिर बार बार मेरे मन में आया मेरे गुरु स्वरूप हैं, उन्होंने कविता भी करनी है, लेकिन प्रोटोकॉल है, डेकोरम है, अपने मन से दे भी नहीं सकता। तो इत्तेफाक था कि गीत और नाटक प्रभाग ने जब उनकी ही कविता को बोला तो मैंने कहा कि इस कविता, इस गीत की टिप्पणी आज हमारे रचनाकार शेरदा जो इस गीत के रचनाकार हैं वही बोलेंगे। तो उन्होंने गीत की टिप्पणी की और साथ में उनकी एक बहुत ही बेहतरीन कविता है उन्होंने लिखी थी श्रद्धेय महामहिम बरनाला जी पे, और बड़ी हंसोड़ कविता थी। देखिए लेखक के लिए, कवि के लिए ये कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, कोई बाध्यता नहीं होती है, वो समाज का आदमी होता है। ये बाद में महामहिम ने भी कहा। तो उन्होंने बड़ी पहाड़ी में बड़ी कुमाऊनी बहुत ही हंसोड़ कविता कही। सारे लोग लोटपोट हो गए कि और कुमाऊनी में वो कविता इस तरह से थी कि हिंदुओं के राम राम, मुस्लिमों को सलाम, सिखों का सत श्री अकाल ओ बरनाला। पहला उसका मुखड़ा यही था। उसके बाद एक मुखड़ा ये था कि विदेश जाला तो एरोप्लेन में जाला, देश जाला तो ट्रेन में जाला, और पहाड़ आला तो पगडंडी पे पैदल आला ओ बरनाला। इस तरह की कविताएं थी। अब मुझे महामहिम ने बुलाया, कहने लगे कि जो ये कविताएं बोल रहे हैं इसको आप हिंदी में रूपांतरित कीजिए तत्काल में, मुझे बताइए क्या कह रहे हैं, इतने लोग खुश हैं, आखिर ये क्या कह रहे हैं। अब मुझे क्या पता कि शेरदा क्या क्या कह रहे हैं, मैं बस मिलती जुलती उसकी हिंदी रूपांतर उनको बताता रहा जैसा भी कुछ वहां पर बनता था। और बगल में ही एक कुमाऊनी समझने वाले अधिकारी थे, वो भी मुस्कुराते रहे उस ट्रांसलेशन को सुनते हुए। वो भी बहुत ज्यादा मुस्कुराते रहे जो मैं ट्रांसलेशन कर रहा था, जो वो शेरदा कविता कर रहे थे। उसके बाद मंच में 2 सीढ़ियां थी और महामहिम ने कहा कि मैं इस लोक कवि को सम्मानित करना चाहता हूँ, उनको बुलाइए। मैं गया तो शेरदा ने गुजारिश की कि अगर महामहिम मुझे मंच पे आके सम्मानित कर देते तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ी मतलब ये घटना होती, मेरे लिए यादगार पल होते। तो लेकिन फिर तब शेरदा को लगा कि मुझे ही नीचे आना होगा। तो तब तक मैंने उद्घोषणा की कि ये लीजेंडरी हमारे कवि हैं और इन पर कई शोध होते हैं। मैं चाहता हूँ कि महामहिम से प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि मंच पर आकर के शेरदा को सम्मानित करने की कृपा करेंगे। एक सीढ़ी से महामहिम ऊपर गए तो दूसरी सीढ़ी से शेरदा नीचे उतर गए, और जब देखा कि शेरदा नीचे उतर गए, इस सीढ़ी से महामहिम नीचे उतरने लगे तो शेरदा उस सीढ़ी से ऊपर आ गए। अब मैं बहुत घबरा गया, बहुत डर गया। खैर दोनों अपने अपने क्षेत्र के महानतम व्यक्तित्व थे, फिर नीचे जाके दोनों मिले और दीप है और महामहिम ने उनको सम्मानित किया। उसके बाद जो उनके पीए होते हैं वो आए, यार हेमंत जी क्या करा रहे हो, मेरा चेहरा पीला पड़ गया डर के मारे। उन्होंने कहा लेकिन जो भी करा रहे हो बहुत अच्छा करा रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लव और प्यार और प्रेम में और युद्ध में सब कुछ जायज है। और जब शेरदा को आप लोग इतना मानते हैं, पूरा कुमाऊं पूरा भारत मान रहा है, भारत के साहित्य प्रेमी मान रहे हैं, तो महामहिम भी उनका उतना ही सम्मान करना चाहते हैं। तो शेरदा का सम्मान हुआ, तालियां बजी, महामहिम और शेरदा अपने स्थान पर बैठे, और मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी घटना ये हुई जो मैंने आप तक शेयर की। धन्यवाद सर आपका। ये बहुत अच्छी घटना थी और समय की हमारी बाध्यता है, हम तो आपको बहुत लंबा सुनना चाहते हैं। हालांकि कार्यक्रम हमने शेड्यूल किया था 1 घंटे के लिए, लेकिन 1.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा 5-10 मिनट और चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद मिर्ची बाबा हमें आज का मिर्ची मंत्र भी देंगे इससे, और जोशी सर की भी हम विशिष्ट टिप्पणी लेंगे। और हमारे जो दर्शक और श्रोता देख रहे हैं बार बार, उनको मैं लाइव भी कर रहा हूँ स्क्रीन पर, और उस पर चर्चा करेंगे। एक कविता है
सर आपकी जो आपका मास्टरपीस है, मैं कह सकता हूँ, जो अद्भुत है। और मैंने जब जब वो कविता सुनी है, मेरी आंखें हमेशा नम हुई है, और मैंने देखा रोते हुए उस कविता पर लोगों को। वो कविता जी बहुत अद्भुत है सर, आप समझ रहे होंगे मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। तो वो कुमाऊनी जी में शायद मूलतः आपने लिखी है, और उसका हिंदी के साथ-साथ आप बताते चलेंगे हमारे लोगों को। तो उस कविता के साथ हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे सर। तो आपसे अनुरोध है कि वो कविता आप कृपया हमारे श्रोताओं को अवश्य सुनाएँ। भट्ट जी कौन सी है? मेरे गाँव की ईजा वाली। अच्छा अच्छा, जी जी जी। पर जी बस क्योंकि हमारे विशेषज्ञ हैं, मेरा भी लालच था कि मैं आज जोशी जी को और मिर्ची बाबा को सुनूं, लेकिन आज वो अक्सर होता है ना क्रिकेट में कि कभी कभी पिच बड़ी गड़बड़ होती है, तो जो ओपनर है उसको बहुत दिक्कत भी होती है। तो आज हमारा पहला दिन था, थोड़ा पिच ठीक ठाक भी नहीं थी, हमें अभी साउंड का उतना अंदाज भी नहीं था, लेकिन दर्शकों ने अपना आशीर्वाद दिया। जोशी सर जैसे विशेषज्ञों के साथ, मिर्ची बाबा जी के साथ, आपके साथ बैठने का अवसर मुझे मिला। ये कल ही ऑनलाइन ये कविता मैंने पढ़ी है, मेरे गांव की ईजा। मैं इसको एक बार फिर पढ़ता हूँ, आपका आदेश है। कल परसों ही मैंने ऑनलाइन पढ़ी है ये अपने एक हमारा चैनल है ना बीइंग उत्तराखंडी, उस चैनल के लिए पढ़ी है। हालांकि रिपीटेशन तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका ईजा सब्जेक्ट ही ऐसा है। देखिए सर, 1996 में मेरी माताजी का देहावसान हुआ था, 96 में। और जब उनका देहावसान हुआ तो हमारे यहाँ की परंपरा कुमाऊं की और उत्तराखंड की है कि दीप के साथ 11 दिन 9 दिन हमको कोड़े में बैठना होता है। दिए को पोहरियाना कहते हैं, दिए के साथ हम बैठते हैं। तो अपनी माँ के विषय में कौन ऐसा आदमी होगा जो नहीं सुनेगा, नहीं सोचेगा। तो 8-9 दिन वही सब विचार पकते रहे। इत्तेफाक से 12वां 13वां दिन रहा होगा, 13वां 14वां दिन शायद, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल में एक कार्यशाला में मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। तो मेरे घर से नैनीताल की दूरी आधा घंटा लगता है वहाँ, खुरपाताल गांव से। तो मैं उस कविता को ऐसे तैयार करते जा रहा था, बोलते जा रहा था, वो कविता रूप में हो गया, और वहां जाके मैंने सुनाई वो। अ, अब उस कविता का एक छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कैसे एक पहाड़ में एक माँ आती है दुल्हन बन करके, और उसके बाद कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, जब विदा भी होती है तो कैसे होती है। बस 2 ढाई 3 मिनट की कविता है। भट्ट जी कि मुँह अंधेरे उठना, करना पूजा अर्चना, गौशाला जा सानी बना, गायों को है दुहना, सोए हुए बच्चों के माथों को चूमना, फिर जाल दराती लिए जंगल चले जाना, और इसके बाद ही हो लाल पूरब दिशा, ऐसी सुबह बिताती मेरे गांव की ईजा, पहाड़ की ईजा। बहुत मेहनत कश जिंदगी मेरी ईजा, मेरी माँ बिताती थी। फिर दोपहर को चूल्हा चौका मांजने बर्तन, हाथ पाव धोना, करना कोयला मंजन, फिर धूल से सने हुए बच्चों को नहलाना, लकड़ी के कांगुले से अपने बाल पौसाना, फिर दोपहर अपनी रही जो खेत में बिता, मेहनत की जिंदगी बिताती गांव की ईजा, पहाड़ की ईजा। आगे उसका कर्तव्य निर्वहन। देखिए भट्ट जी, आजकल हम सबके बच्चों के पास बड़े बड़े खिलौने हैं, यहाँ तक कि मोबाइल कंप्यूटर हम उनको दे देते हैं, लेकिन मेरी ईजा खाली हाथ, अभावग्रस्त गांव का जीवन। वो बच्चों को खिलाने के लिए चीड़ के ठीटे यानी कि कोन्स लाती थी, उनमें डोरे बांध करके खिलौने बना देती थी। तो देखिए ये पंक्तियां कि बच्चे बड़े हुए तो काम खुद भी बढ़ गया, जंगल नी जाई जायूं कह के छोटा अड़ गया, जंगल से ठीठे ढूंढ के लाई है खिलाने, से तुली भनुली नाम दे के बकरी बनाने, बस इन्हीं खिलौनों से रही बच्चों को रिझा, इतने में ही संतुष्ट
मेरे गांव की ईजा, पहाड़ की ईजा। देखिए भट्ट जी, जब हमने अपनी ईजा को देखा तो उसके पास एक भी जेवर नहीं था, जबकि जब ब्याह के आई थी तो बहुत सारे जेवरों से लद के आई थी कहते हैं। लेकिन कैसे वो जेवर कहाँ गए सुनिएगा। बच्चे बड़े हुए हैं अब इनको भी पढ़ाना, खुद खाने खा के भी है इन्हें आगे बढ़ाना। बेटी बड़ी हुई है विदा इसको कराना, हिम्मत न हारे बाबू हौसला है बढ़ाना। खुद अपने जेवरों से बेटी कर रही विदा, लाचार खाली हाथ मेरे गांव की ईजा, पहाड़ की ईजा। अब बेटा पढ़ लिख करके अफसर हुआ, बाहर गया, है दिल उदास दूर तो बेटा है क्या कहूँ। घर अब भरा भरा है जब से आई है बहू, घर में तो लगा रहता है अपनों का ही मेला, पर बेटा कैसे रह रहा है जाने अकेला। बहू को साथ लेके जाओ खुद रही लिखा, एक त्याग की मूरत है मेरे गांव की ईजा, पहाड़ की ईजा। पर जी घर में कोई भी आता है, कोई भी आता घर में कभी भूखा नहीं जाता था। अंतिम 2 बंदे हैं, है द्वार पे का आया कोई पाने की आस है, सब कुछ खिला दिया है उसे जो भी पास है। रमुआ की बहू माँ बनी रहती बीमार है, हर गांव की बहू से जैसे माँ को प्यार है। खुद अपने मुंह से छीन खिलाती उसे गिजा, एक ममता की मूरत है मेरे गांव की ईजा, ममता की एक देवी मेरे गांव की ईजा, पहाड़ की ईजा। अंतिम बंद, बाकी बंद काट रहा हूँ, समय की सीमा है। मैं हमारे गांव की लड़कियां जब भी जाती बेटियां, तो चाहे कहीं भी हों, विदेश में भी होंगी, तो उसे चवन्नी अठन्नी 1 रुपया माँ जरूर देती थी। और जब माँ खुद विदा हुई भट्ट जी, सर जोशी सर, मिर्ची बाबा जी, कि जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए उसके बाद पता चला कि उसने अपने जाने की भी तैयारी कैसे की थी। सुनिएगा, खुद अपने जाने की तैयारी की थी कि कोई भी विदा हो रहा है गांव छोड़कर, हर भरम से विदा किया है कुछ भी जोड़कर, अब जाना खुद भी दूर सदा कौन रमा है, बचिया और तुलसी सोना किया खुद ही जमा है। जीवन मरण में धर्म ही बस उसका है सखा, ऐसे विदा हुई है मेरे गांव की ईजा, पहाड़ की ईजा, हाँ गांव की ईजा। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार सर, बहुत ही लाजवाब कविता है। और मतलब ये एहसास जो आपने इस कविता में उड़ेले हैं, मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही अद्भुत कविता आपकी है ये। मैं आपका आभारी हूँ सर कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतना समय दिया। हमने इस कार्यक्रम को हालांकि 1 घंटे के लिए निर्धारित किया था, लेकिन आपका सेशन इतना रोचक था कि पता नहीं चला 1.5 घंटा कब बीत गया। और हम जोशी सर भी इशारा कर रहे हैं उधर से, मैं जोशी जी को अभी जल्दी के साथ लूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शक लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कल हमारे साथ डॉक्टर हरीश चंद्र जोशी जी होंगे लाइव। डॉक्टर हरीश जोशी संगीत के आचार्य हैं और बहुत अच्छे संगीतकार हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और संगीत शिक्षक भी हमारे नैनीताल जनपद में। तो हेमंत जोशी सॉरी हरीश जोशी जी को हम कल सुनेंगे। हेमंत जोशी ही निकल रहा है मुंह से, हेमंत सर का इतना प्रभाव तो कल हम हरीश जोशी जी को सुनेंगे, उनके संगीत के साथ, उनके गीत, उनकी गजलों, उनकी प्रार्थनाओं के साथ। और आपकी फरमाइश भी हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ पूरी करें। एक बहुत रोचक कार्यक्रम कल का होने जा रहा है
और आने वाले दिनों में इसी तरह से हम जो हमारे कला से जुड़े शिक्षक हैं, ड्राइंग के टीचर्स हैं, वो ड्राइंग के टिप्स देंगे, अपनी ड्राइंग्स आपको यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे शो में। और जो और भाषाओं के शिक्षक हैं वो कविताओं के माध्यम से या गीतों के माध्यम से कुछ कहेंगे। जोशी सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप आ रहा हूँ सर, 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास, आपको लेता हूँ लाइन पर। तो हम सबको बारी बारी से सुनेंगे। कल के लिए हरी जोशी जी हमारे बीच रहेंगे। जोशी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा सर कि आप जो है अपनी ध्यान रखें, समय सीमा का ध्यान रखें बस, क्योंकि सब जने जो पूरे देश भर से जुड़े होंगे, जी जी जी, वो 7 से 8 के लिए आए होंगे ना, जी जी, तो वो 7 से 8 ही रखा जाए उसको फिर हम पार्ट 2 कर दें। कुछ ऐसा कर सकते हैं, कि सोच सकते हैं, क्योंकि ये विश जी के वास्ते अनुभव ऐसे हैं कि इनको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 कर दीजिए। वो तो बेहद 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 अनुभव जी, मतलब हाँ मैं तो पहली बार मुखातिब हुआ, जी जी लेकिन सर, बहुत हम आनंद सर आया। को फिर दोबारा। हाँ, और विष्णु जी लगातार हमारे साथ एंकरिंग इसमें संचालक के रूप में भी हमारे बीच आने वाले समय में रहेंगे, क्योंकि लगातार हो सकता है कभी मैं न हूँ कार्यक्रम में, कभी मिर्ची बाबा हमारे भगोड़ा साहब न हो, कभी जोशी साहब कहीं बिजी हो, तो हम हेमंत सर को भी लगातार उनकी उपलब्धता के अनुसार इसमें लेंगे। तो अब समय आपसे विदा लेने का है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं अनुरोध करूंगा मिर्ची बाबा से कि वो हम सबको मिर्ची मंत्र दें आज का, और उसके बाद हम इसका आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज सुन सकते हैं आप मेरी? अब मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है सर? आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है सर। तो भाई, जब कविता का इतना बढ़िया माहौल हो गया है, तो ऐसे में मिर्ची लगाना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो 4 लाइनें मैं कविता के ऊपर ही प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। कविता को लोग असल में कल्पना समझते हैं, जो जमीन पे उतर नहीं सकती। मेरे ख्याल है आवाज साफ नहीं आ रही है। आ रही है क्या? हेलो, बिल्कुल क्लियर है सर, आवाज क्लियर। अच्छा, हाँ, अब आ रही। तो कविता को लोग असल में समझते हैं कि कल्पना की चीज है, कुछ यूटोपिया जैसा होता होगा, जहां जो संभव नहीं है वो कविता में होता है। लेकिन कविता तो असल में एक प्रकार से कर्मयोग भी है। तो कुछ पंक्तियां मैंने कभी इस पे लिखी थी, बहुत पहले की बात है, ढंग से याद भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं उनको रिकलेक्ट करने की। कविता नहीं कल्पना की भाषा, कविता नहीं कल्पना की भाषा, यह इंगित है यथार्थ का। यह नहीं, यह कविता नहीं कल्पना की भाषा, यह इंगित है यथार्थ का। यह नहीं है दुविधा अर्जुन की, यह तो है गीत कर्मयोग पार्थ का। और इसी पे मैंने आगे उस पे लिखा था, लफ्जों से सुलझ सकती तो कब की सुलझ जाती। क्या बात, लफ्जों से बहुत सुलझ सुंदर। सकती तो कब की सुलझ जाती। ये दुनिया है ऐसी उलझन जो हर वक्त उलझती जाती। होती है सुख की अनुभूति कुछ छटपटाने के बाद, होती है सुख की अनुभूति कुछ छटपटाने के बाद, खुलते हैं बंद दरवाजे कुछ खटखटाने के बाद। तो मैं अपने शिक्षक साथियों को यही कहूंगा हाँ, कि जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ये होती हैं, लेकिन इसके बाद जब हम इनसे इनके पार चले जाते हैं तो जो आनंद आता है, जैसे दरवाजा जब खटखटाते हैं उसके बाद जो जब हम मिलते हैं, देख के जो खुशी होती है, तो ये प्रयास जारी रखें। और जैसे बिश जी ने कहा कि स्वयं को पहचाने, अपने को पहचाने, अपने सीमा को पहचाने, अपनी सामर्थ्य को पहचाने। और मेरे ख्याल है आज मिर्ची लगाने का मन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार कार्यक्रम रहा, इसके लिए मैं आप सभी दर्शकों का विशेष रूप से हमारे कैलाश सक्सेना जी रुद्रपुर से कह रहे हैं कि बहुत सुंदर। सविता काला जी कह रही है कि मेरे गांव की ईजा लिख रही है वो। रमेश त्रिपाठी जी और दिव्यिष्ट बाबा हमारे भाई पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं कि हेमंत दा बहुत सुंदर वाकया सुनाया। आप मंच संचालन के जादूगर हैं, उनका ये कहना है।
और विजय रावत जी हैं, महेंद्र सैनी जी हैं रामनगर से, वेरी गुड कह रहे हैं, रिंकू सोहन जी हैं, सबको नमस्कार भेज रहे हैं। तो मैं इसी नोट के साथ कि कल हम सुबह शाम को 7 बजे फिर से मिलते हैं डॉक्टर हरीश जोशी जी के संगीत और गीतों के साथ, और शिक्षा में उनके अनुभव क्या है, संगीत और गीतों की शिक्षा से हम बच्चों को कैसे कल्पनाशील, कैसे उनकी स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए हम आप सबसे विदा लेते हैं। आदरणीय गिरीश जोशी जी का आभार, आदरणीय मुकेश बहुगुणा जी का आभार, और बहुत बहुत आभार हेमंत बिष्ट सर का कि उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हमें लगातार मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि जब जब उन्हें समय हो वो इस कार्यक्रम में एंकरिंग और होस्ट के तौर पर भी हमारी मदद करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप बिल्कुल सबका मेरा आभार। सौभाग्य इस होगा। कार्यक्रम के लिंक को मैं आप सबको व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से शेयर करूंगा, आप उसको और लोगों तक पहुंचाइएगा। और कल और अधिक साथी हमारे जुड़े, आज पहला दिन था तो बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा शुभारंभ हुआ है। तो कल और अधिक साथी जुड़ेंगे इस उम्मीद के साथ। आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।